नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं कहानी के अगले भाग के साथ। और हाँ, जल्दी अपडेट पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, जिस वीडियो पर सबसे ज़्यादा लाइक और कमेंट आते हैं उस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड किया जाता है। इसलिए जो कहानी पसंद आए उसे लाइक ज़रूर किया करें ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी मिल सके। अब आगे, ये किंगतांग ने लू शियुवेन की नज़रें भांप लीं। इस बार वह थोड़ा घूमी और उसके चेहरे पर एक पागल कर देने वाली मुस्कान आ गई। लू शियुवेन, क्या तुम्हें अब भी याद है कि तुमने पहले क्या कहा था? यदि आप भी संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं तो क्या मैं एक बेकार कचरा नहीं बन जाऊंगा? लू शियुवेन ने जो वाक्य कहा वह शुरू में एक विशाल चट्टान की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा। लू शियुवेन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये किंगतांग वास्तव में जुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश कर सकती है। उसका सुंदर चेहरा नीला पड़ गया, मानो उसे सार्वजनिक रूप से दो जोरदार थप्पड़ मारे गए हों, जिससे वह अत्यंत बदसूरत दिखने लगा। लू शियुवेन ने चुपके से अपने दांत भींच लिए और ये किंगतांग की तरफ देखे बिना अपने दिल के असंतोष को जोर से दबा लिया, वरना वो उससे सचमुच नाराज होकर मर जाता। आने वाले दिन अभी भी लंबे हैं। जुवानलिंग संप्रदाय में अभी भी बहुत समय बाकी है। वह निश्चित रूप से ऐसे नीच ये किंगतांग को सफल नहीं होने देंगे। लू शियुवेन की प्रतिक्रियाएं ये किंगतांग की आंखों में उतर गईं। वह बहुत खुश और संतुष्ट थी। इस जीवन में उसे लू शियुवेन को सैकड़ों और यहाँ तक कि 1000 गुना दर्द वापस देने की जरूरत थी जो उसने उसे पिछले जीवन में दिया था। आगे के दिन अभी लंबे हैं। उसके पास समय है। बधाई हो मिस ये किंगतांग के पास से एक कोमल आवाज़ सुनाई दी। ये किंगतांग ने मुड़कर अपने वरिष्ठ भाइयों की अच्छी मुस्कान और उसकी ईमानदार आंखों को देखा। अब हम सब जुवानलिंग संप्रदाय के अनुयायी हैं। अब मुझे मिस ये कहकर न बुलाएं। क्या मैं आपको वरिष्ठ भाई यून कहूंगी? ये किंगतांग ने मुस्कुराते हुए यूनशू की ओर देखा। हालांकि वह एक शैतान जैसी थी, फिर भी वह दया और घृणा में साफ अंतर जानती थी। वह यूनशू की अपने प्रति दयालुता को कभी नहीं भूलेगी। यूनशू दंग रह गया। उसे लगा कि ये किंगतांग की मुस्कान मार्च के धूप भरे दिन जैसी थी, इतनी चमकदार कि उसे थोड़ा चक्कर सा आ गया। उसने इतने सहज भाव से वरिष्ठ भाई यून कहा मानो वह इस प्रकार के संबोधन से बहुत समय से परिचित थी। यूनशू को होश आया और वह अपने अजीब विचार पर धीरे से हंसा, क्योंकि आज पहली बार उसकी मुलाकात ये किंगतांग से हुई थी। ये मेरी इज्जत है छोटी बहन। छोटी बहन शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे ये किंगतांग अपनी पिछली जिंदगी में लौट गई हो। वरिष्ठ भाई यून, जिसने उसके सबसे दुखद समय में उसकी रक्षा की थी, अंततः वापस लौट आया। ये किंगतांग ने आंखें सिकोड़ लीं। वह अपने पिछले संदेहों को नहीं भूली थी। अब जब वह यूनशू के साथ जुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश कर चुकी है तो वह बेहद सावधानी बरतेगी और निश्चित रूप से जांच करेगी कि पिछले जन्म में ऐसा क्या हुआ था कि इतने प्रतिभाशाली यूनशू को इस दीन अवस्था में यातना दी गई। इस जीवन में वह ही उसकी रक्षा करेगी। ये किंगतांग और यूनशू के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध लू शियुवेन की नज़रों में आ गए। शुरू से ही यूशू उसके दिल में सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी और ये किंगतांग तो और भी ज्यादा घटिया इंसान थी जिससे उसे ठेस पहुंचती थी। उन दोनों को ऐसे देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया। जुवानलिंग संप्रदाय का मूल्यांकन समाप्त हो गया और चयनित उम्मीदवार प्रसन्न थे। संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग, जिन्होंने अंतिम परिणाम पर चर्चा की थी, क्रमशः चले गए और अपने पदों पर लौट गए। केवल एल्डरकिन ही थोड़ी देर जलचंद्र दर्पण के पास रुके। जब उन्होंने जलचंद्र दर्पण से ये किंगतांग को देखा तो उनकी आंखों में एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वे पछतावे से भरी थीं। एल्डरकिन, लिंग्यू व्यू रचना की तैयारी पूरी हो गई है। कृपया वापस आकर देख लीजिए, व्यू रचना गुट के एक शिष्य ने एल्डरकिन को जाने का निमंत्रण देते हुए कहा। बुजुर्ग किन ने हल्की सी आह भरी। बहुत दुख की बात है, सचमुच बहुत दुख की बात है। ये किंगतांग के सभी प्रदर्शनों ने उसे गहराई से स्तब्ध कर दिया। अगर ये किंगतांग में लाल आत्मा की जड़ न होती तो उसकी प्रतिभा के स्तर के आधार पर एल्डरकिन निश्चित रूप से एक अपवाद बनाते और उसे सीधे अरे गुट के आंतरिक संप्रदाय की शिष्या के रूप में स्वीकार कर लेते। तथापि अंततः ये बहुत दुख की बात थी। 100 साल में भी कोई तीसरे खंड में ये किंगतांग के परिणामों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि असंतुष्ट एल्डरलिन ने भी ये किंगतांग के जुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा कैसे हुआ कि इतनी प्रतिभाशाली और अद्भुत युवा लड़की के पास केवल लाल स्पिरिट की जड़ थी? एल्डरकिन जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा निराश होता जाता। अगर उसे पता न होता कि आत्मा की जड़ को उन्नत करना मुश्किल होता है तो वह सचमुच हार नहीं मानता। जब तक ये किंगतांग के पास नारंगी या पीले रंग की आत्मा की जड़ थी, तब तक अन्य 3 संप्रदाय के बुजुर्ग संभवतः ये किंगतांग के लिए लड़ना चाहेंगे। तथापि बुजुर्ग किन केवल आह भर सके, अपना सिर हिला सके और चले गए। एक बार जब वह संप्रदाय में प्रवेश कर गई तो उसके बाद वह स्वयं को किस प्रकार विकसित करती है, ये पूरी तरह से उस पर निर्भर था। उसी क्षण एल्डरलिन, जो मूल्यांकन अवलोकन स्थान से चले गए थे, उदास भाव के साथ तलवार गुट में लौट आए।
एल्डर लिन का दुखी चेहरा देखकर संप्रदाय के शिष्य सावधानीपूर्वक एक तरफ हट गए और एक शब्द भी बोलने का साहस किए बिना सम्मानपूर्वक झुक गए। जुवानलिंग संप्रदाय अपने तलवार गुट के लिए प्रसिद्ध था और तलवार गुट सबसे महत्वपूर्ण था। तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए सभी शिष्यों को तलवार गुट में प्रवेश करना पड़ता था और इस प्रकार जुवानलिंग संप्रदाय में एल्डर लिन का स्थान स्वतः स्पष्ट था। तलवार गुट के मुख्य हॉल में लौटकर एल्डर लिन गहरी भौहें चढ़ाए कुर्सी पर बैठ गए। तीसरे खंड में ये किंगतान के वास्तविक परिणाम को जानने पर एल्डर किन की गर्वित प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हुए उसे घुटन महसूस हुई। एल्डर लिन, एक लंबा और सुंदर युवक हॉल में दाखिल हुआ और एल्डर लिन का आज्ञाकारी ढंग से अभिवादन किया। एल्डर लिन पहले तो नाखुश थे, लेकिन जब उन्होंने उस युवक को देखा तो उनके चेहरे पर से कठोर भाव हट गए। निंगलुओ, क्या अब तुम मेरे लिए कुछ ढूंढ रहे हो? एल्डर लिन ने अपने सामने खड़े शिष्य की ओर देखते हुए पूछा, जिससे वह बेहद संतुष्ट थे। पूर्णघातक तलवार व्यूह के बारे में मैं पहले ही लोगों को इसकी जांच के लिए बुला चुका हूं। तलवार व्यूह में कुछ भी अजीब नहीं है। हालांकि इसका इस्तेमाल कुछ महीने पहले राक्षसी जानवरों से लड़ने के लिए किया गया था और शायद यह अभी तक स्थिर नहीं था। मैंने तलवार व्यूह में कच्चा पत्थर पहले ही बदल दिया है और अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, निंगलुओ ने कहा। एल्डर लिन ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। निंगलुओ, तुम वो शिष्य हो जिसकी मैं सबसे ज्यादा कद्र करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ मामलों को संभालने में सहज रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में तलवारबाजी वाली दुर्घटना दोबारा हो। लोगों को इस पर कड़ी नज़र रखने का आदेश दो। हाँ, मैं करूँगा, निंगलुओ ने उत्तर दिया। क्या कोई और बात है? एल्डर लिन ने पूछा। निंगलुओ रुक गया क्योंकि उसने अपनी आंखों के कोने से एल्डर लिन की थोड़ी उदास अभिव्यक्ति देखी। मैं तलवारबाजी के मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जरूर करूँगा, इसलिए कृपया इसे लेकर परेशान न हों। इसका असर अपनी सेहत पर न पड़ने दें। एल्डर लिन को बहुत तसल्ली हुई। फिर भी जब उन्होंने एल्डरकिन के हाव भाव याद किए, जब उन्होंने पूछा था कि क्या ये किंगतांग मूल्यांकन में पास हो गई है, तो एल्डर लिन का चेहरा फिर से काला पड़ गया। मैं ठीक हूँ, बात बस इतनी है कि एरे गुट का मुखिया उस शिष्य को बहुत महत्व देता है जो नए नए संप्रदाय में शामिल हुआ है। ये सोचना कि मेरे जुवानलिंग संप्रदाय में सचमुच एक लाल आत्मा की जड़ वाला शिष्य होगा बहुत शर्मनाक है और दूसरे संप्रदाय हमारा मजाक उड़ाएंगे। लाल स्पिरिट रूट, निंगलुओ भी आश्चर्यचकित था। एल्डर लिन ने व्यंग्य किया, वह शिष्य ये किंगतांग है। मूसू ने व्यक्तिगत रूप से उसकी सिफारिश की थी और एल्डर लिन उसे बहुत महत्व देते हैं। हालांकि वह अंततः एक लाल आत्मा की जड़ ही है और कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगी। मुझे बस यही डर है कि वह हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगी। सभी संप्रदायों में नारंगी आत्मा की जड़ वाले बहुत कम लोग थे और यह एक ऐसी मूर्खता थी कि उन्होंने एक लाल आत्मा की जड़ को बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। निंगलुओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये किंगतांग सुनते ही उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सा भाव उभर आया। क्या ये किंगतांग वह व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में ये यूं ने चेतावनी दी थी? वह सचमुच संप्रदाय मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो गई। जो भी हो, आप पहले नीचे जा सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि एल्डर लिन कुछ और कहने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने हाथ हिलाकर निंगलुओ को पहले पीछे हटने दिया। निंगलुओ कई विचारों को अपने दिमाग में लेकर मुख्य हॉल से बाहर चला गया। वरिष्ठ भाई निंग, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। मैंने सुना है कि इस बार 2 हरी आत्माएं हैं, एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने कहा, जो निंगलुओ को देखकर उनके पास गया था। निंगलुओ को होश आया और उसने साफ कहा, भले ही उनकी जड़ें हरी आत्मा की हों, फिर भी वे बाहरी संप्रदाय के अनुयायी ही हैं। हम आंतरिक संप्रदाय से हैं। इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंतरिक और बाह्य संप्रदाय में बहुत अंतर था। हर संप्रदाय में कई बाह्य संप्रदाय के अनुयायी होते थे, लेकिन सभी जानते थे कि आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने पर ही वे संप्रदाय के सच्चे अनुयायी माने जाएंगे और संप्रदाय की रहस्यवादी तकनीकें सीख पाएंगे। ये सच है, उस शिष्य ने सिर खुजाते हुए आगे कहा। मैंने देखा कि एल्डर लिन अभी अभी वापस आए तो नाखुश थे। क्या मूल्यांकन में कुछ हुआ? निंगलुओ कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने येयू की पिछली बात याद की तो उसकी आंखों में एक धूर्तता भरी नजर उभर आई। दरअसल कुछ खास नहीं, बस उसे कुछ परेशान करने वाली चीज मिल गई। इस साल बाहरी संप्रदाय में सिर्फ 2 हरे रंग की आत्मा की जड़ वाले शिष्यों का होना ही इतना आसान नहीं है। इसके अलावा हमारे संप्रदाय ने एक लाल आत्मा की जड़ वाली एक युवती को भी अपवाद के तौर पर स्वीकार कर लिया। लाल आत्मा की जड़, ये सुनते ही शिष्य की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लाल आत्मा की जड़ संप्रदाय में कैसे प्रवेश कर सकती है? निंगलुओ हंसा। अब यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह संभव है या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि वह व्यक्ति पहले ही हमारे बाहरी संप्रदाय में प्रवेश कर चुका है। उस शिष्य का चेहरा अजीब हो गया। निंगलुओ ने उससे और कुछ नहीं कहा और उसका मन किसी और बात पर लगा हुआ था। ये किंगतांग ही वो व्यक्ति था जिसे ये यू चाहता था कि वो उसे विशेष सम्मान दे। इससे पहले जब ये यू के पत्र में ये किंगतांग का जिक्र था तो निंगलुओ को इसकी कोई चिंता नहीं थी।
आखिरकार ये यू ने साफ साफ लिखा था कि ये किंगतांग सिर्फ एक लाल आत्मा की जड़ थी। निंगलुओ ने शुरू में सोचा था कि ऐसे व्यक्ति का जुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश करना निश्चित रूप से असंभव था। फिर भी अप्रत्याशित रूप से चीजें वैसी नहीं हुई जैसी चाही गई थीं। निंगलुओ को साफ पता था कि कोई भी संप्रदाय उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने में कोई अपवाद नहीं बनाएगा। अगर वे मूल्यांकन में पास नहीं हुए तो संप्रदाय उन महापुरुषों को कोई सम्मान नहीं देगा, चाहे वे कोई भी हों। उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि ये किंगतांग लाल आत्मा की जड़ के साथ जुवानलिंग संप्रदाय प्रवेश मूल्यांकन पास कर लेगी। तथापि निंगलुओ के होठों पर मुस्कान आ गई। चाहे ये किंगतांग ने जुवानलिंग संप्रदाय में कैसे प्रवेश किया हो, वह संप्रदाय में प्रवेश करने के क्षण से ही जुवानलिंग संप्रदाय की शिष्या थी। यदि वह कोई ऐसी व्यक्ति थी जिसका ख्याल ये यूं रखना चाहती थी, तो वह स्वाभाविक रूप से ये किंगतांग को जुवानलिंग संप्रदाय में बहुत खुश नहीं रहने देती। इधर आओ, निंगलुओ ने पास खड़े एक शिष्य की ओर हाथ हिलाया जो तुरंत आगे बढ़ गया। निंगलुओ ने कहा, बाहरी संप्रदाय से जो जुवान तक संदेश पहुंचाने में मेरी मदद करें। जो शुवान, वरिष्ठ भाई निंग, बस मुझे बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं उन्हें क्या सिखाऊं, शिष्य ने बहुत आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। निंगलुओ में असाधारण कौशल थे और वह आंतरिक संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। इसके अलावा तलवार गुट के एल्डर लिन उन पर कृपा करते थे और इस प्रकार आंतरिक संप्रदाय में उनका एक निश्चित स्तर का प्रभाव था। निंगलुओ मुस्कुराया और उस व्यक्ति को झुकाकर उसके कान में धीरे से कुछ कहा। ये सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सका, हालांकि उसका चेहरा शीघ्र ही सामान्य हो गया। वरिष्ठ भाई निंग, मैं ये संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा। आगे बढ़ो। निंगलुओ ने बिना किसी भावना के हाथ हिलाया। हाँ, उस शिष्य को जाते हुए देखकर निंगलुओ के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। ये किंगतांग, मैं निश्चित रूप से ये यू की ओर से आपकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चयनित उम्मीदवारों को बाहरी संप्रदाय में शामिल कर लिया। संप्रदाय में जो कुछ भी हुआ, उससे नए नए शामिल हुए युवा लड़के लड़कियां हैरान रह गए। हालांकि वे सभी अपनी भावनाओं को दबाने में बहुत चतुर थे और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के आदेशों को ध्यान से सुनते रहे। बाहरी संप्रदाय के अनुयायी एक ही स्थान पर एक कमरे में 3 लोगों के साथ रहते थे। पुरुष और महिलाएं अलग अलग रहते थे। ये किंगतांग को एक कमरा दिया गया। उसके अलावा सू वान, जो उसी बैच में आई थी, को भी उसी कमरे में रखा गया। कमरे में 2 नए शिष्यों के अलावा एक और व्यक्ति भी था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुई, ये किंगतांग ने एक अलग थलग सी आकृति को एक मेज़ पर अकेले बैठे देखा। यहाँ तक कि जब वह और सुवान कमरे में दाखिल हुई, तब भी उस लड़की ने ऊपर नहीं देखा था। सुवान वरिष्ठ बहन का अभिवादन करती है। सौम्य सुवान बहुत समझदार थी और जब उसने लड़की को वहां बैठे देखा तो आज्ञाकारी ढंग से उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। वह लड़की लंबी थी और उसके चेहरे के भाव तीखे थे, लेकिन उसमें उदासीनता झलक रही थी। जब उसने सुवान की आवाज़ सुनी तो उसने बिना कुछ कहे बस एक नज़र से देखा। सुवान का चेहरा थोड़ा भद्दा हो गया, लेकिन उसने चालाकी से अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया। वह एक तरफ खाली पड़े बिस्तर के पास गई और अपना सामान थोड़ा सा खोला। ये किंगतांग की नज़र उस अलग थलग लड़की पर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक लालसा भरी अभिव्यक्ति उभर आई। अपने पिछले जीवन में भी उसे इसी कमरे में रखा गया था और कमरे में रहने वाले लोगों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सुवान अभी भी सुवान थी और यह अलग थलग लड़की अभी भी वहीं थी। वह लिन लॉन्ग थी। उसके पास एक हरी आत्मा की जड़ थी और वह काफ़ी प्रतिभाशाली थी। हालांकि वह आमतौर पर बहुत चुप रहती थी और दूसरों को बिल्कुल परेशान नहीं करती थी। उस समय ये किंगतांग कई सालों तक इस कमरे में रही और उसने लिन लॉन्ग को कुल मिलाकर बस कुछ ही शब्द कहते सुना। ये किंगतांग का मूल रूप से लिन लॉन्ग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि लिन लॉन्ग ने एक बार ये किंगतांग की दुविधा को हल करने के लिए कदम उठाया था, इसलिए ये किंगतांग को यह एहसान याद था। ये किंगतांग सीनियर सिस्टर लिन का अभिवादन करती हैं। ये किंगतांग धीरे से आगे बढ़ी और कृतज्ञता से बोली, सीनियर सिस्टर लिन। शब्द सुनते ही लिन लॉन्ग, जो नीचे देख रही थी, ने अपने सामने खड़ी आकर्षक दिखने वाली लड़की की ओर थोड़ा ऊपर देखा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लिन लॉन्ग की ठंडी आवाज़ गूंजी। सीनियर सिस्टर लिन की आस्तीन पर लिन लिखा हुआ है, इसलिए मैंने एक साहसिक अनुमान लगाया। ये किंगतांग मुस्कुराए। लिन लॉन्ग ने अपनी आस्तीन पर सिली बांस के पत्तों की तस्वीर पर बमुश्किल पढ़े जा सकने वाले लिन शब्द को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने अपना सिर उठाया और ये किंगतांग की ओर देखा, हालांकि उसका भाव वही रहा। ये किंगतांग, मैं याद रखूंगा। इसके बाद वह बिना कुछ और कहे अपने हाथ में रखी किताब को देखती रही। ये किंगतांग को लिन लॉन्ग के अलगाव की आदत बहुत पहले से थी और उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि वह अपने मामलों को निपटाने के लिए चली गई थी। जुवानलिंग संप्रदाय के अनुयायियों के कमरे अपेक्षाकृत बड़े थे। अगर एक कमरे में 3 लोग भी होते तो हर व्यक्ति के लिए अपनी अलग जगह होती थी और कमरा भीड़भाड़ वाला नहीं लगता था।
ये किंगतांग ने अपनी चादरें बिछा दी और अपने बिस्तर के पास बैठ गई, उस छोटे से बिजली के अजगर को गोद में लिए जो बहुत देर से उसकी बाहों में था। वह नन्हा सा प्राणी थोड़ा थका हुआ लग रहा था और ये किंगतांग की बाहों में बेसुध पड़ा था। उसका छोटा सा सिर ये किंगतांग की हथेली में था। ये किंगतांग को एहसास हुआ कि एक बार जब छोटा बिजली का अजगर इंसानी रूप ले लेगा तो वह असामान्य रूप से कमज़ोर हो जाएगा। ये किंगतांग ने पहली बार बिजली के अजगर को पाला था और वह सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। सौभाग्य से थकान के अलावा इसमें कोई अन्य विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके बाद ही उसे राहत मिली। छोटे बिजली के ड्रैगन को कुछ आत्मा पत्थर खिलाने के बाद ये किंगतांग ने सोचना शुरू कर दिया कि संप्रदाय में मार्ग पर कैसे चलना है। अपने पिछले जन्म में ये किंगतांग के लिए संप्रदाय में प्रशिक्षण लेना कठिन था। भले ही उसने आत्मिक जड़ होने का दिखावा किया हो, फिर भी वास्तव में उसका कोई आत्मिक जड़ नहीं था। इसलिए संप्रदाय में साधना करते समय यह उसके लिए विशेष रूप से कठिन था। एक ऐसी साधना तकनीक जिसे अन्य लोग 1 या 2 दिन में सीख सकते थे, उसे दूसरों से बमुश्किल प्रतिस्पर्धा करने के लिए 10 गुना अधिक समय की आवश्यकता होती थी। चूंकि उसकी साधना धीमी थी, इसलिए वह सभी शिष्यों के बीच असाधारण रूप से अनाड़ी लगती थी और उसे काफ़ी कष्ट सहना पड़ता था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। ये किंगतांग को जिस काले स्वर्ग के जल की ज़रूरत थी, वह संप्रदाय के रहस्यवादी दायरे में था। ये किंगतांग को इसके बारे में काफ़ी देर से पता चला और वह वस्तु पहले ही एक आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी को मिल चुकी थी। इस बार वह बिल्कुल सही समय पर आई थी और अगर उसे काला स्वर्ग जल प्राप्त करना था तो उसे जल्द से जल्द आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना होगा। और केवल आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करके ही वह संप्रदाय की उच्चतम स्तर की मार्शल तकनीक प्राप्त कर सकेगी। बाहरी संप्रदाय तो बस उसका एक कदम था। उसे 1 साल के अंदर आंतरिक संप्रदाय की परीक्षा पास करने का कोई रास्ता सोचना होगा, वरना काले स्वर्ग के पानी में उसका कोई भाग्य नहीं रहेगा। अपनी आत्मा की जड़ के नुकसान से उबरना और अपनी नई आत्मा की जड़ को विकसित करना उसके लिए और भी मुश्किल होगा। इस विचार से ये किंगतांग बहुत प्रेरित हुई और उसे स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि उसे आगे क्या करना है। थोड़े समय के विश्राम के बाद नए प्रवेश पाने वाले शिष्यों को प्रवचन सुनने के लिए बाहर इकट्ठा होना पड़ा। जब ये किंगतांग ने जाने की तैयारी शुरू की तो सू वान उससे पहले ही निकल चुका था। जाहिर है, हालांकि लिन लॉन्ग ने सू वान का स्वागत नहीं किया, लेकिन उसका ये किंगतांग से बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। इस बात से ये किंगतांग को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। बाहरी संप्रदाय के सार्वजनिक चौक पर सभी नवप्रवेशी शिष्य एकत्रित हुए। ये किंगतांग थोड़ी देर बाद पहुंची। ये किंगतांग को देखकर युनशु, जो पहले से ही जुवानलिंग संप्रदाय की वर्दी पहनकर सार्वजनिक चौक पर खड़ा था, एक सौम्य मुस्कान दिखाए बिना नहीं रह सका। जूनियर सिस्टर, ये अब सिर्फ आप ही बची हैं, जल्दी करो। ये किंगतांग ने हंसते हुए तुरंत युनशु के पास खड़ा हो गया। मूल्यांकन का प्रभारी मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जा चुका था और ये किंगतांग और बाकी लोगों के सामने खड़ा व्यक्ति एक बाहरी संप्रदाय का बुजुर्ग था। संप्रदाय आंतरिक संप्रदाय और बाह्य संप्रदाय में विभाजित हैं, जहां बाह्य संप्रदाय के शिष्यों का स्थान इतना सम्मानजनक होता है कि बाह्य संप्रदाय के शिष्यों की तुलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार बाह्य संप्रदाय के प्रभारी वरिष्ठ जुवानलिंग संप्रदाय के द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठ होते थे। यदि कोई व्यक्ति आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश नहीं करता तो उसे चारों गुटों के वास्तविक बुजुर्गों से मिलने का सौभाग्य नहीं मिलता। उनके सामने खड़े बुजुर्ग ने स्लेटी रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके दोनों हाथ पीठ के पीछे थे। वे 50 साल से ज्यादा उम्र के लग रहे थे और उनके चेहरे पर एक सख्त भाव था। भीड़ की तरफ देखते हुए जब उन्होंने ये किंगतांग को देखा तो उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने नए शिष्यों के समूह से बस इतना कहा, आज जुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद आप सभी अब बाहरी लोगों जैसे नहीं रहे। आपको याद रखना चाहिए कि आप जुवानलिंग संप्रदाय के अनुयायी हैं और आप चाहे जो भी करें, संप्रदाय के सम्मान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आज से आप अपनी तलवारबाजी निखारने के लिए बाहरी संप्रदाय के तलवार गुट में प्रवेश करेंगे। आपको संप्रदाय की सभी व्यवस्थाओं का पालन करना होगा। अगर कोई संप्रदाय के नियमों के विरुद्ध जाने की हिम्मत करता है तो उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा और उसे फिर कभी संप्रदाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये किंगतांग को नहीं पता था कि यह वास्तविक था या नहीं, लेकिन उसे लगता रहा कि बाहरी संप्रदाय का बुजुर्ग उसे ही देख रहा था जब उसने संप्रदाय के सम्मान का उल्लेख किया। उसने अपनी नाक की नोक को छुआ। ऐसा लग रहा था जैसे सभी बुजुर्गों को पहले से ही पता था कि उसने लाल स्पिरिट की जड़ से परीक्षा पास कर ली है। दरअसल उन संप्रदायों में जहां नारंगी स्पिरिट जड़ें पहले से ही बहुत दुर्लभ थीं, उसकी एकमात्र लाल स्पिरिट जड़ पहले से ही असामान्य रूप से आंखों को पकड़ने वाली थी। इस तथ्य के बावजूद कि ये किंगतांग ने प्रवेश परीक्षा के तीनों खंडों को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लिया था, फिर भी उसकी लाल आत्मा की जड़ अंततः सभी बड़ों को अप्रिय लगी। जाहिर है, बाहरी संप्रदाय के तलवार गुट के मुखिया ये किंगतांग को, जिसकी जड़ लाल आत्मा की थी, ज्यादा महत्व नहीं देते थे। भले ही मुखिया ने कोई अतिवादी व्यवहार न दिखाया हो, लेकिन उसके चेहरे पर सहज भाव उसकी घृणा और तुच्छता को पहले ही प्रकट कर रहा था।
ये किंगतान को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में भी यही अनुभव किया था। तथापि आज लाल स्पिरिट जड़ होने का मतलब यह नहीं है कि वह जीवन भर लाल स्पिरिट जड़ के साथ रहेगी। कुछ देर तक नए शिष्यों को समझाने के बाद बाहरी संप्रदाय तलवार गुट के बुजुर्ग ने उन्हें संप्रदाय के नियमों की जानकारी दी। संप्रदाय साधना के अलावा शिष्यों को कुछ विशेष कार्य भी सौंपता था। इन कार्यों को पूरा करने पर शिष्य संप्रदाय से जुवानमिंग अंग प्राप्त करते थे। इन जुवानमिंग बिंदुओं का संप्रदाय में एक विशेष अर्थ था। शिष्य न केवल इन बिंदुओं का उपयोग अमृत और युद्ध तकनीक के स्क्रॉल के बदले में कर सकते थे, बल्कि इनका उपयोग पवित्र भूमि पर खेती करने के अधिकार के बदले में भी किया जा सकता था। ये कहा जा सकता है कि जुवानमिंग अंग संप्रदाय के भीतर एक अन्य प्रकार की मुद्रा के बराबर थे। इससे सभी शिष्यों के लिए साधना और लाभ के और भी अधिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। निर्धारित मिशनों के अलावा कोई भी व्यक्ति रिवॉर्ड्स पवेलियन में जाकर तथा अपनी पसंद का कोई भी मिशन पूरा करके जुवानमिंग अंग प्राप्त कर सकता था, जहां तदनुसार अंक दिए जाते थे। जब उन्होंने बाहरी संप्रदाय के नियमों की घोषणा कर दी, तो बाहरी संप्रदाय के तलवार गुट के वरिष्ठ व्यक्ति ने अपने पीछे खड़े एक शिष्य की ओर सिर हिलाकर संकेत किया। वह शिष्य तुरंत आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दर्जनों छोटी छोटी चीनी मिट्टी की बोतलें रखी थीं। चीनी मिट्टी की बोतलें देखकर ये किंगतान की आंखें चमक उठीं। उसी समय बुजुर्ग ने फिर कहा, ये शी स्पिरिट पिल है। भविष्य में सभी को हर महीने शी स्पिरिट पिल की 2 बोतलें दी जाएंगी। जब नए शिष्यों ने प्राचीन की बातें सुनी तो उनकी आंखों में खुशी देखी जा सकती थी। शी स्पिरिट पिल एक दुर्लभ अमृत था जो उनकी साधना के लिए बेहद मददगार था। हालांकि संप्रदाय के बाहर राजघरानों को भी ऐसा अमृत खरीदने में कठिनाई होती थी। इस प्रकार के अमृत केवल संप्रदायों में ही परिष्कृत किए जा सकते थे और इनके नुस्खे हर्बल गुटों के बुजुर्गों के पास ही रहते थे, बाहर इनका प्रचार नहीं किया जाता था। यदि इसे संप्रदाय के बाहर लाया जाए तो ऐसी शी स्पिरिट गोली की आपूर्ति अभी भी कम होगी, भले ही इसे प्रति गोली हजारों से अधिक कीमत पर बेचा जाए। फिर भी संप्रदाय में ये शिष्यों को मासिक रूप से दिया जाता था। नए शिष्यों के लिए संप्रदाय और बाहरी दुनिया के बीच की दूरी को महसूस करने के लिए शी स्पिरिट पिल की 2 बोतलें पर्याप्त थीं, और यह केवल सबसे बुनियादी बात थी। शी स्पिरिट की गोलियां शीघ्रता से नए शिष्यों के हाथों में रख दी गईं, और लगभग सभी ने उन्हें असाधारण सावधानी से पकड़ रखा था। यहाँ तक कि लू शियुवेन और युनशू जैसे प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के शिष्य भी, जब उन्होंने शी स्पिरिट पिल्स को देखा तो वे प्रसन्नता व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसे सामान्य लोग प्राप्त नहीं कर सकते थे। शी स्पिरिट पिल को देखते ही ये किंगतान के होंठ खींच गए। ये वस्तु वाकई बहुत अच्छी थी। शी स्पिरिट पिल उसकी साधना में मदद कर सकती थी और उसकी नई विकसित स्पिरिट जड़ को भी पोषण दे सकती थी। शी स्पिरिट पिल में एक मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा थी और उसकी आध्यात्मिक जड़ को विकसित होने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता थी वह कोई और नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा थी। शी स्पिरिट गोलियां बांटने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति बिना कुछ कहे सीधे चले गए। बाहरी संप्रदाय में बड़े लोग शिष्यों को सीधे मार्शल आर्ट नहीं सिखाते थे। अगर वे साधना करना चाहते थे तो उन्हें तलवार गुट के मंडप में जाकर बाहरी संप्रदाय के बड़े लोगों से शिक्षा लेनी पड़ती थी। जब हर कोई शी स्पिरिट गोलियां प्राप्त करने के लिए उत्साहित था तो उन्होंने यह नहीं देखा कि कुछ कुटिल आंखें उनके हाथों में रखी शी स्पिरिट गोलियों को घूर रही थीं। शी स्पिरिट गोलियां प्राप्त करने के बाद सभी लोग बहुत उत्साहित थे और अपनी साधना में और अधिक सुधार करने के लिए इन गोलियों का उपयोग करना चाहते थे। जब नए शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक सार्वजनिक चौक की ओर से हलचल भरी आवाज आई। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का एक समूह एकत्रित होकर आनंद मना रहा था। उस जीवंत दृश्य ने शिष्यों के समूह को आकर्षित किया जो अभी अभी जुवानलिंग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय में प्रवेश कर रहे थे, और कई लोग जिज्ञासावश उस दिशा में चल पड़े। भीड़ के बीच में 10 वर्ग मीटर का खाली स्थान था जहां एक लंबा बाहरी संप्रदाय का शिष्य प्रभावशाली ढंग से खड़ा था। आसपास के लोगों की चर्चाओं से नए शिष्यों को अंततः समझ आ गया कि क्या हो रहा था। भीड़ के बीच में खड़े व्यक्ति का नाम जुओको था। वह 2-3 साल से बाहरी संप्रदाय में था और हालांकि उसकी कुशलताएं बहुत अच्छी नहीं थीं, फिर भी बाहरी संप्रदाय के 3000 से ज्यादा लोगों में उसकी गिनती शीर्ष 1000 लोगों में होती थी। अब जुओको वहां एक अखाड़ा स्थापित करने के लिए खड़ा था। संप्रदायों में द्वेषपूर्ण लड़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। एक ही संप्रदाय के अनुयायियों के बीच आपसी लड़ाई तो और भी ज्यादा वर्जित थी, अन्यथा उन्हें अत्यंत कठोर दंड दिया जाता था। अखाड़ा ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां शिष्य एक दूसरे के साथ खुलेआम मारपीट कर सकते थे। हालांकि यह मारपीट उचित स्तर की होनी चाहिए थी और अत्यधिक नहीं होनी चाहिए थी। जुओको ने जिस तरह से अखाड़ा शुरू किया वह बहुत दिलचस्प था। वह आखिरी 2000 स्थानों पर रहने वाले बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों को चुनौती देता था और दोनों पक्ष शी स्पिरिट पिल्स पर दांव लगाते थे, जहां जीतने वाला पक्ष गोलियां प्राप्त कर सकता था। हर कोई जानता था कि शी स्पिरिट पिल्स कितनी कीमती हैं, और जब नए शिष्यों ने सुना कि अखाड़े में वास्तव में शी स्पिरिट पिल्स को दांव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी तुरंत रुचि जागृत हुई। हालांकि वे मूर्ख नहीं थे।
चाहे जो भी हो, जोको 2-3 वर्षों से संप्रदाय में शिष्य था और उनमें नए शामिल हुए शिष्यों में तथा जोको में कोई तुलना नहीं थी। इस अखाड़े से हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। हम सीनियर भाई जो को कैसे हरा सकते हैं? एक नए शिष्य ने निराश होकर आह भरी। हालांकि चारा के तौर पर शी स्पिरिट पिल मौजूद थी, फिर भी वे आत्म जागरूक थे। उस नए शिष्य का विलाप जोको के कानों तक पहुंचा और जोको हंस पड़ा। यहाँ बैठे छोटे भाई, मुझे डर है कि तुम गलतफहमी में हो। मुझे इस अखाड़े में तुम्हें हराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सब मेरी 3 चालों का सामना कर सको तो मैं तुम सबको शी स्पिरिट पिल की 1 बोतल उपहार में दूंगा। अगर तुम 6 चालों का सामना कर सको तो मैं तुम्हें 2 बोतलें उपहार में दूंगा। इन शब्दों के साथ उन नए शिष्यों को अचानक आशा की एक किरण दिखाई दी, जिन्होंने पहले इस विचार को त्याग दिया था। अगर उन्हें जोको से सचमुच लड़ना पड़े तो वे निश्चित रूप से जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उन्हें सिर्फ उसकी 3 चालें झेलनी हों तो क्यों न एक बार कोशिश करके देख लें। सबके मन में कई विचार कौंध रहे थे। शी स्पिरिट पिल्स अनमोल थीं और हालांकि उन्हें 2 बोतलें मिलीं, लेकिन यह निश्चित रूप से जितनी ज्यादा उतना अच्छा वाली बात थी। नए शिष्यों का समूह तुरंत थोड़ा विचलित हो गया। उनकी प्रतिक्रियाएं जोको की आंखों में उतर गईं और उसकी आंखों में एक ठंडी हंसी उभर आई। कनिष्ठ भाइयों और बहनों के उत्साहित भाव को देखकर बाहर खड़े पुराने संप्रदाय के शिष्य चुपचाप अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सके। हो सकता है कि किसी को फिर से प्रलोभन दिया जाए। ये किंगतांग और युनशू जाने वाले थे, लेकिन शोर से आकर्षित हो गए। जब ये किंगतांग ने जोको का चेहरा देखा तो उसके होठों के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। बल्कि ये युनशू था जो अखाड़े में रुचि रखता था। क्या आप शी स्पिरिट पिल की 1 बोतल प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको 3 चालें मिल जाएं? यह क्षेत्र बहुत दिलचस्प है, युनशू ने हंसते हुए कहा। बहुत दिलचस्प है, ये किंगतांग ने मन ही मन उपहास किया। ये जोको उसके पिछले जन्म का परिचित था। जोको की क्षमता बाहरी संप्रदाय में औसत से थोड़ी अधिक थी और उसे उत्कृष्ट नहीं माना जाता था, लेकिन उसने जो क्षेत्र स्थापित किया था वह बहुत सारे नए शिष्यों के लिए एक दुर्लभ था। जोको का अखाड़ा अपने से नीचे रैंक वाले सभी शिष्यों के विरुद्ध प्रतीत होता था और आसान भी लग रहा था, क्योंकि उससे 3 चालें प्राप्त करके ही कोई जीत सकता था। लेकिन अखाड़े में ऊपर जाने वाले ही जानते थे कि ये 3 चालें कितनी भयंकर थीं। जोको मुक्का मारने में माहिर था और उसके एक मुक्के की ताकत एक पत्थर को चकनाचूर करने के लिए काफ़ी थी। जब तक कोई स्टील का न बना हो, कौन सा शिष्य उसकी 3 चालें झेलने की हिम्मत करेगा? पुराने बाहरी संप्रदाय के शिष्य बहुत पहले से ही जोको के जाल को जानते थे और स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं बन सकते थे। जोको द्वारा इस क्षेत्र का उपयोग नए शिष्यों को लुभाने के लिए किया जाता था। नए शिष्यों ने अभी अभी शी स्पिरिट गोलियां प्राप्त की थीं और उसके बाद जोको ने यहाँ एक क्षेत्र खोल दिया था। क्या वह बस उनके अपने कर्मों का फल भोगने का इंतजार नहीं कर रहा था? ये किंगतांग ने अपने पिछले जीवन में कई नए शिष्यों को जोको द्वारा तब तक पीटा जाता देखा था जब तक कि वे अपने लालच के कारण खून नहीं उगलने लगे थे। दूसरी ओर जोको ने इसका इस्तेमाल नए शिष्यों से अच्छी मात्रा में शी स्पिरिट गोलियां प्राप्त करने के लिए किया। अगर उन शी स्पिरिट गोलियों का समर्थन न होता तो वह पहले 1000 रैंक तक कैसे पहुंच पाता? ये किंगतांग ने वही चाल देखी जो जोको ने अपने पिछले और इस जन्म में इस्तेमाल की थी और वह मदहोशी में डूब गई। पिछले जन्म में भी वह धोखा खा चुकी थी और जोको की पिटाई से खून थूकने लगी थी, जबकि उसे दी गई शी स्पिरिट की गोलियां भी जोको ने छीन ली थीं। वरिष्ठ भाई यूं इसे आजमाना चाहते हैं? ये किंगतांग को होश आया और उसने युनशू से पूछा। युनशू थोड़ा अचंभित हुआ और हंसते हुए बोला, मुझे थोड़ी दिलचस्पी है, लेकिन मैं फिलहाल देखूंगा। जैसे ही युनशू हिचकिचा रहा था, एक व्यक्ति उससे एक कदम आगे निकल गया। ऊपर देखते हुए ये किंगतांग ने मन ही मन उपहास किया। अखाड़े में जाने वाला पहला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लू शियुविन था। मुझे बस आपसे 3 चालें लेनी हैं और मैं शी स्पिरिट पिल की 1 बोतल प्राप्त कर सकता हूँ। लू शियुविन अहंकार से अखाड़े में खड़ा था। लू शियुविन को देखते ही जोको ने एक दोस्ताना मुस्कान बिखेरी। हाँ, ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि इस छोटे भाई का नाम क्या है? लू शियुविन ने उत्तर दिया, लू शियुविन। जोको का चेहरा थोड़ा सा जम गया। इस अखाड़े को बनाने का मकसद उन नए शिष्यों को धोखा देना था जो नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है और वे शी स्पिरिट की गोलियां उससे छीन लें। हालांकि वह मूर्ख भी नहीं था। जब नए शिष्य संप्रदाय में आए थे तब उसने पहले ही चारों ओर पूछताछ कर ली थी। इस समूह में 2 ऐसे लोग थे जिनकी जड़ें हरी स्पिरिट की थीं और जो अपेक्षाकृत कुशल थे और प्रतिष्ठित परिवारों में जन्मे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि मंच पर सबसे पहले चढ़ने वाला असल में लू शियुविन था। तो ये जूनियर भाई लू है। मैंने बहुत समय से सुना है कि आपके पास अद्भुत प्राकृतिक क्षमताएं हैं और अब जब मैं आपको देख रहा हूं तो ये सचमुच सच है। इस प्रतियोगिता को जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जोको ने सहजता से कहा और तुरंत लू शियुविन के हाथों में शी स्पिरिट पिल की 1 बोतल थमा दी। शी स्पिरिट पिल की इस बोतल को लू जूनियर भाई के लिए मेरी तरफ से पहली मुलाकात का तोहफा समझिए। भविष्य में हम एक ही संप्रदाय के योद्धा भाई होंगे।
जो को चतुर था, लू शियुवेन काफी कुशल था और एक दुर्जय स्वर्गीय राजा भी। ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाना ही सबसे अच्छा विकल्प था। शी स्पिरिट पिल को अपने हाथों में लिए जाते देख लू शियुवेन ने कुछ खास नहीं कहा और सीधे अखाड़े से बाहर चला गया। इस दृश्य को देखकर अन्य नए शिष्य और भी अधिक उत्साहित हो गए। मैं ये करूंगा। एक नया शिष्य जल्दी से अखाड़े में गया, मानो वह बहुत डरा हुआ था कि जो को उन सभी शी स्पिरिट गोलियों को खो देगा जो उसके पहले गए थे और उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जो को ने हमेशा की तरह दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि पूछी, लेकिन इस बार वह लू शियुवेन के प्रति पहले की तरह मिलनसार नहीं था और सीधे एक मैच शुरू कर दिया। नया शिष्य ये भी जानता था कि वह जो को का प्रतिद्वंदी तो नहीं है, लेकिन इस तथ्य के आधार पर कि उसका अपना शरीर भी बुरा नहीं है, उसने सोचा कि चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, 3 बार से उसे हराया नहीं जा सकता। अगर उसे कुछ चोटें भी लगे तो भी वह डटकर मुकाबला कर पाएगा। यह विचार कई नए शिष्यों के मन में आया। तार्किक रूप से इस विचार में कुछ भी गलत नहीं था। जब तक कि दोनों पक्षों के बीच बहुत अधिक अंतर न हो, किसी एक के लिए दूसरे पक्ष को 3 चालों में पराजित करना लगभग असंभव था। यदि जो को एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य होता तो कोई भी उसके मुक्कों को झेलने का साहस नहीं करता, लेकिन चूंकि वह बाहरी संप्रदाय में भी था, इसलिए उनका मानना था कि उनकी क्षमताओं में बहुत बड़ा अंतर नहीं था। नए शिष्य ने आशा भरी निगाहों से अपनी ऊर्जा को निर्देशित किया और स्थिर खड़ा होकर 3 चालें प्राप्त करने तथा शी स्पिरिट गोली लेने की प्रतीक्षा करने लगा। जो को मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया, लेकिन असल में उसके हाथों में पहले से ही एक शक्ति इकट्ठी हो चुकी थी। उसने अचानक हमला किया और नए शिष्य का मुट्ठी से अभिवादन किया। चूंकि नए शिष्य को आक्रमण का सामना करना था, इसलिए वह भी आक्रमण को संभालने के लिए तब तक एक चाल चल सकता था जब तक कि उसे अगला आक्रमण प्राप्त हो सके। जब उन दोनों के बीच मारपीट हुई तो जो को ने दूसरे पक्ष के चेहरे पर सीधे एक जोरदार मुक्का मारा और उस शिष्य ने तुरंत हमले को रोकने के लिए हाथ उठाया और पहला कदम उठाया। यद्यपि यह काफी कठिन था, फिर भी नए शिष्य के हृदय में खुशी उमड़ पड़ी। दरअसल जो को के कुछ प्रहारों का सामना करना मुश्किल नहीं था। जो को के मुक्कों की ताकत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके हमले चालाक नहीं थे, इसलिए उनके प्रहारों का डटकर सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जो को ने दूसरी चाल चली और इसे भी नए शिष्य ने सुरक्षित रूप से स्वीकार कर लिया। लगातार 2 चालें दर्शकों की नज़रों में आ गईं। ये देखकर कि जो को की चालें न तो तेज थीं और न ही भयंकर, नए शिष्यों ने, जो अभी भी झिझक रहे थे, तुरंत अपनी सतर्कता कम कर दी और कोशिश करने की तैयारी में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नए शिष्यों को अपनी सतर्कता कम करते देख ये किंगतांग ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। जो को की चाल सचमुच कारगर थी। 3 चालों में सबसे महत्वपूर्ण तीसरी चाल थी। जो को ने तीसरा वार किया जो पिछली चालों के समान ही था और उसकी गति भी उतनी ही थी कि कोई भी उसे आसानी से झेल सकता था। हालांकि जैसे ही उस नए शिष्य ने चाल स्वीकार करने के लिए अपना हाथ उठाया और जो को की मुट्ठी से टकराया, उसे एक भयंकर बल महसूस हुआ जो मुट्ठी से निकलकर नीचे की ओर दौड़ रहे किसी खूंखार बाघ के समान उसके पूरे शरीर में घुस गया। वह बल अत्यंत प्रचंड था और वह सहन नहीं कर सकता था। इससे पहले कि वह होश में आ पाता, उसका पूरा शरीर उस प्रचंड बल से उछलकर बाहर आ गया। सभी ने सोचा कि जो को की 3 चालें प्राप्त करना आसान था और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि नया शिष्य अचानक अंतिम चाल में चूक जाएगा। तीसरी चाल में शिष्य के हारने के साथ ही लड़ाई स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गई। उस शिष्य ने अपनी दर्द भरी छाती को थाम लिया और जो को की ओर देखा, जो बनावटी मुस्कान दे रहा था। केवल वही जानता होगा कि साधारण सी दिखने वाली तीसरी चाल पहले की गई 2 चालों से बिल्कुल भिन्न थी। उनके आसपास के कई नए शिष्यों को अब भी यह बात अफसोसजनक लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि वह शी स्पिरिट पिल की एक बोतल जीतने के बहुत करीब थे। अब न केवल उस नए शिष्य ने शी स्पिरिट पिल नहीं जीती, बल्कि उसने शी स्पिरिट पिल भी खो दी जो उसने जो को से प्राप्त की थी। ये सचमुच अफसोस की बात है छोटे भाई। बस थोड़ा और तुम्हें तीसरी चाल मिल जाती। जो को ने जानबूझकर अफसोस भरी आह भरी, उसकी आंखों में एक बुरी चमक थी और उसने शी स्पिरिट की गोली पकड़ ली। इन नए शिष्यों में से कितने उसके एक भूसे का सामना कर सकते थे? यदि वह पहले आसानी से आगे नहीं बढ़ता तो वह कैसे इन छोटे बदमाशों के समूह को आशा दे सकता था और कैसे आगे आकर उसे एक एक करके शी स्पिरिट गोलियां उपहार के रूप में दे सकता था? अगर जो को ने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो निश्चित रूप से कोई भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस तरह की छिपाव छिपे चाल से शिष्यों को तुरंत लग जाता कि उनके जीतने की संभावना है। बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबी लाइन डालनी पड़ती है। जो को इस रणनीति का उपयोग करने में वास्तव में कुशल था। इसके अलावा नए शिष्य पुराने नहीं थे। 15-16 साल के बच्चों को धोखा देना बहुत आसान था। जैसी कि उम्मीद थी, जब पहले नए शिष्य ने शी स्पिरिट पिल की एक बोतल खो दी तो कुछ और नए शिष्य भी आगे बढ़ गए। उन नए शिष्यों में बिना किसी अपवाद के जो को की तीसरी चाल को रोकने की जरा भी ऊर्जा नहीं थी।
एक या दो बार तो ये संयोग था, लेकिन यदि तीसरी चाल में इतने सारे लोग हार गए तो ये सचमुच उन नए अनुयायियों की मूर्खता होगी, यदि उन्हें अभी भी कुछ गड़बड़ का एहसास नहीं हुआ। कुछ ही देर में जोऊ को ने शी स्पिरिट पिल्स की 5-6 बोतलें इकट्ठी कर लीं। लू शियुवेन को दी गई बोतल को घटाने पर भी उसका वजन काफी बढ़ गया। ये देखकर कि शेष नए शिष्य अधिक सतर्क हो गए हैं, जोऊ को पता था कि इस नए समूह में अब कोई भी मूर्ख नहीं बन सकेगा। ये वरिष्ठ भाई जोऊ दुर्व्यवहार कर रहा है। युनशु, जिसने पहले ही जोऊ की योजना को देख लिया था, वह दुखी हुए बिना नहीं रह सका। ये किंगतांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उन शिष्यों के उदास चेहरे को देखा जिन्होंने अपनी शी स्पिरिट गोलियां खो दी थीं, मानो वह खुद को अपने पिछले जीवन में देख रही हो। हर महीने शी स्पिरिट गोलियों की 2 बोतलें पहले से ही पर्याप्त नहीं थीं। अब जबकि एक बोतल उन्हें अभी अभी मिली थी, छीन ली गई, तो बची हुई एक बोतल उनके 1 महीने के उपभोग के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस तरह के अपव्यय से नए शिष्यों को निश्चित रूप से अपनी साधना में हानि उठानी पड़ेगी। ये किंगतांग ने अचानक मुड़कर युनशु को जवाब दिया, वरिष्ठ भाई युन, चलो एक राउंड खेलते हैं, क्या हमें खेलना चाहिए? युनशु थोड़ा हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किंगतांग के शब्दों का क्या मतलब है। ये किंगतांग ने चुपचाप युनशु के कानों के पास कुछ शब्द कहे और युनशु अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं सका। अखाड़े पर जोऊ को ने कुछ देर तक इंतजार किया और जब उसे एहसास हुआ कि अब मछलियों को चारा नहीं दिया जाएगा तो उसने रुकने की तैयारी की। लेकिन जब जोऊ को जाने ही वाला था तो एक छोटा सा व्यक्ति अचानक अखाड़े में आ गया। वरिष्ठ भाई जोऊ, क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? एक लड़की की आवाज़, जिसमें हल्की हंसी की झलक थी, अखाड़े में गूंज उठी। सभी की निगाहें तुरंत ही मैदान पर खड़ी उस छोटी सी आकृति पर टिक गईं। जोऊ को वहीं रुक गया। पलटकर उसने एक दुबली पतली खूबसूरत लड़की को अखाड़े में आते देखा और दंग रह गया। छोटी बहन, मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? जोऊ को ने सावधानी से पूछा। नए शिष्यों ने उसकी चाल पहले ही साफ साफ समझ ली थी, कोई इतना मूर्ख व्यक्ति उसके दरवाजे पर दस्तक कैसे दे सकता है? मैं ये किंगतांग हूँ, ये किंगतांग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये किंगतांग ने जब उसका नाम लिया तो जोऊ की आंखों में दिखाई देने वाली सावधानी हवा में गायब हो गई और उसकी आंखों में तुरंत एक तिरस्कारपूर्ण भाव उभर आया। पहले से ही अफवाह थी कि नए शिष्यों के इस समूह में एक लाल आत्मा जड़ वाली लड़की का चयन हुआ है। यह उनके बीच एक सामान्य मजाक था और जोऊ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अखाड़े में सबसे आखिर में जाने वाली लड़की वास्तव में एक घटिया लाल आत्मा जड़ वाली लड़की होगी। उसने मौत को दावत देते हुए तो देखे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखा था जो सचमुच मौत को दावत देना चाहता हो। पीली आत्मा की जड़ों वाले वे नए शिष्य उसके विरोधी भी नहीं थे, फिर भी ये लड़की उसे चुनौती देना चाहती थी। जब लू शियुवेन, जो पहले से ही जाने के लिए तैयार था, ने ये किंगतांग को मंच पर जाते देखा तो वह तुरंत वापस लौट आया और उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार हो। ये किंगतांग के आगमन से वे नए शिष्य भी एक क्षण के लिए अचंभित रह गए। सबको लगा कि ये किंगतांग बिल्कुल पागल हो गई है, वरना इतनी छोटी सी लाल आत्मा वाली लड़की अखाड़े में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? ओह, क्या छोटी बहन ये कोशिश करना चाहती हैं? आप कैसे मुकाबला करना चाहती हैं? जोऊ को स्वाभाविक रूप से इतनी मोटी भीड़ को जाने नहीं देगा। अखाड़े में पहले से ही कोई नहीं जा रहा था और ये किंगतांग आखिरी व्यक्ति थी जिसे वह चकमा दे सकता था। बेशक उसे उसका ठीक से स्वागत करना था। ये किंगतांग ने शांति से जोऊ की आंखों में लालच को देखा और उसके होंठ मुड़ गए। अभी अभी सीनियर भाई जोऊ ने कहा था कि अगर मैं 3 चालें चलता रहूं तो मैं शी स्पिरिट पिल्स की 1 बोतल जीत जाऊंगा। मुझे लगता है कि ये दांव बहुत कम है, तो क्यों ना हम 4 बोतलों पर दांव लगाएं? ये किंगतांग ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे तो आसपास के सभी लोग एकदम से अचंभित रह गए। क्या ये किंगतांग पागल है? वह सचमुच सीनियर भाई जोऊ के साथ शी स्पिरिट पिल्स की 4 बोतलों पर दांव लगाना चाहती है। उसे 4 बोतलें कहाँ से मिलेंगी? जो नए शिष्य पहले अखाड़े में गए थे, वे ये किंगतांग के पागलपन भरे कृत्य को देखकर बेहद हैरान हो गए और उन्हें केवल यही महसूस हुआ कि ये किंगतांग के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था और वह खुद को मौत के दरवाजे पर भेज रही थी। हालांकि कुछ दुष्ट शिष्य भी थे जिन्होंने अपनी शी स्पिरिट गोलियां खो दी थीं और उन्हें उम्मीद थी कि कोई उनसे भी बुरा होगा क्योंकि उन्होंने शी स्पिरिट गोली की 1 बोतल खो दी थी और वे अपनी साधना में दूसरों से पिछड़ जाएंगे। ऐसा हुआ कि ये किंगतांग के सुझाव ने उनकी ज़रूरतें पूरी कर दीं। इसी तरह जोऊ को भी उम्मीद नहीं थी कि मूर्खता से खुद को उसके हवाले करने वाली मोटी भीड़ इतनी आत्मजागरूक होगी। उसने शुरू में सोचा था कि वह 1 बोतल धोखा देकर बात खत्म कर देगा। किसने सोचा होगा, ये किंगतांग सचमुच शर्त बढ़ाने आई थी और इससे उसे वाकई खुशी हुई। जूनियर सिस्टर, यह मत कहो कि मैं तुम्हें धमका रही हूँ। मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम एक नई शिष्या अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुई हो और तुम्हें कुल मिलाकर शी स्पिरिट पिल्स की 2 बोतलें मिली हैं। अगर तुम मुझसे मुकाबला करना चाहती हो तो तुम्हें थोड़ी ईमानदारी दिखानी होगी, है ना?
ये किंग तांग ने हंसते हुए तुरंत अपनी बाहों से शी स्पिरिट पिल्स की 4 बोतलें निकाल लीं। जब उसने उन 4 बोतलों को देखा तो जो को की आंखें लगभग बाहर आ गईं। इस लड़की के पास सचमुच 4 बोतलें थीं। यूशु को समझ नहीं आ रहा था कि ये किंग तांग की इस पागलपन भरी हरकत पर हंसे या रोए। उसके हाथों में शी स्पिरिट पिल्स की 4 बोतलों में से 2 उसकी थीं। जब ये किंग तांग ने अभी अभी उससे उसकी शी स्पिरिट पिल्स मांगी तो युनशु अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। हालांकि जब उसने लड़की के सच्चे चेहरे को देखा तो युनशु उसे मना नहीं कर सका। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था और सोचा कि ये किंग तांग के साथ एक बार पागल हो जाना ठीक है, अगर वह सबको भी दे तो भी ठीक है। जबकि शी स्पिरिट गोलियां कीमती थीं, युनशु का स्वभाव शांतिपूर्ण था और वह ज़्यादा चिंतित नहीं था। हर कोई इस बात से आश्चर्यचकित था कि ये किंग तांग को शी स्पिरिट गोलियों की 4 बोतलें मिल गईं और सभी उत्सुक थे कि उसे 2 अतिरिक्त बोतलें कहाँ से मिलीं। बस लू शियुवेन की भौहें हल्की सी तन गईं जब उसकी नज़र यूशु पर पड़ी जो एक तरफ से कड़वी मुस्कान बिखेर रहा था। यूशु के व्यवहार को देखकर लू शियुवेन पहले से ही बाकी 2 बोतलों की पृष्ठभूमि जानता था और मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। सोचिए, वह अब भी युनशु को ही अपने बैच में अपना एकमात्र प्रतिद्वंद्वी मानता था। किसने सोचा होगा कि युनशु इतना मूर्ख होगा कि अपनी शी स्पिरिट की गोलियां ये किंग तांग को खेलने के लिए दे देगा। फिर भी ये सोचकर लू शियुवेन संतुष्ट हो गया। उसकी योग्यताएं युनशु के बराबर थीं। अगर वह संप्रदाय में प्रवेश करते ही उनके बीच अंतर पैदा कर सके तो स्वाभाविक रूप से ये सबसे अच्छा होगा। उसे विश्वास था कि वह शी स्पिरिट पिल्स की इन 2 बोतलों के लाभ से युनशु को पीछे छोड़ सकता है। वहां मौजूद किसी को भी नहीं लगा कि ये किंग तांग जीत पाएगी। नए शिष्य ये शानदार प्रदर्शन देख रहे थे जबकि पुराने शिष्य चुपचाप आहें भर रहे थे। लिनलॉन्ग अखाड़े के पास से गुजरी और हालांकि शुरू में उसका इस ओर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों के कोने में उस छोटे से फ्रेम को देखा तो वह वहीं रुक गई। यह उसकी है। लिनलॉन्ग ने अखाड़े की तरफ देखा और जोहुक्वो को देखकर उसकी आंखों में एक उदास भाव उभर आया। उसने इस अखाड़े के बारे में भी कुछ सुना था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये किंग तांग, जो बहुत शांत दिखती थी, वास्तव में दूसरों की तरह परेशानी की तलाश करेगी। सहज ही वह एक तरफ खड़ी होकर चुपचाप देखती रही। ये पुष्टि करने के बाद कि ये किंग तांग के पास शी स्पिरिट गोलियों की 4 बोतलें हैं, जोहुक्वो ने बिना वार्म अप किए ही तुरंत हमला कर दिया। अब 4 अतिरिक्त बोतलें 2 महीने में उन्हें दिए गए कोटे को पूरा कर देंगी। जरूर, चून की छोटी बहन ये इतनी ईमानदार हैं, मैं इसे आपके बड़े भाई के रूप में स्वीकार करूंगा। 3 चालों के बाद अगर आप मेरी चालें स्वीकार कर सकें तो मेरी शी स्पिरिट गोलियों की 4 बोतलें पूरी तरह से आपकी हो जाएंगी। जोहुक्वो ने जानबूझकर उदारता का दिखावा करते हुए शी स्पिरिट गोलियों की 4 बोतलें एक तरफ रख दीं। हालांकि वह बहुत स्पष्ट था कि ये किंग तांग के पास निश्चित रूप से इन 4 बोतलों को छीनने की क्षमता नहीं थी और उसे इसके बदले उसे 4 बोतलें देनी होंगी। वह ये किंग तांग के अपने शब्दों से पीछे हटने से नहीं डरता था। संप्रदाय के अखाड़े में किसी को भी नियमों का पालन करना होगा और यदि कोई अपने शब्दों से पीछे हटता है तो वार्डन के कानों तक खबर पहुंचने पर उसे दंडित किया जाएगा। कृपया मेरा ख्याल रखना, वरिष्ठ भाई। ये किंग तांग ने एक हाथ दूसरे हाथ में लिया और उसने अपनी आंखें नीची कर लीं, जैसे उसकी आंखों में एक धूर्त नजर आ रही हो। जोहुक्वो ने अलग से सिर हिलाया और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार उसका इरादा वही चाल चलने और पहली 2 चालों में आसानी से आगे बढ़ने का नहीं था। वैसे भी ये किंग तांग के बाद कोई भी अखाड़े में नहीं जा सकता था और वह स्पष्ट रूप से उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। अखाड़े के नीचे युनशु के भीतर एक अशुभ भावना उठी जब उसने जोहुक्वो को अपनी ऊर्जा को निर्देशित करते हुए देखा। जोहुक्वो ने अपनी ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया वह पहले तीसरे तरीके में इस्तेमाल किए गए तरीके से बिल्कुल मिलता जुलता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ये किंग तांग को पहली ही चाल में खत्म करना चाहता था? युनशु अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। भाई युन, मुझे डर है कि ये किंग तांग की वजह से तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। लू शियुवेन की आवाज़ युनशु के कानों में गूंजी। युनशु ने देखा कि लू शियुवेन वास्तव में कुछ समय पहले ही उसके पास आया था। ये किंग तांग के हाथों में शी स्पिरिट पिल्स की 2 और बोतलें हैं। वो तुम्हारी होनी चाहिए, है ना? मैं जानता हूं कि भाइयों स्वभाव से दयालु हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ इतनी आसानी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें पहले ही बाकी सभी छोटे और बड़े भाइयों का अंजाम देख लेना चाहिए था। ये किंग तांग बड़े भाई जोहू की 3 चालों का सामना कैसे कर पाएगी? युनशु ने बिना कुछ कहे केवल उसे ठंडेपन से देखा। लू शियुवेन को ज़्यादा चिंता नहीं थी, वह तो बस उन दोनों को अपने सामने शर्मिंदा होते देखना चाहता था। अखाड़े में जोहुक्वो ने अपनी मुट्ठियों में अपनी ताकत इकट्ठी कर ली थी। अचानक जोरदार गर्जना और तेज छलांग के साथ वह सीधे ये किंग तांग की ओर झपटा। ये किंग तांग शांति से जमीन पर जमी रही, मानो उसने जोहुक्वो के आने वाले शक्तिशाली मुके को देखा ही न हो। अखाड़े के नीचे मौजूद हर कोई यह नज़ारा देखकर डर के मारे कांप रहा था।
ये किंग तांग बिना किसी चाल के स्थिर खड़ा था। ये देखकर उन्हें लगा कि ये किंग तांग सचमुच मौत की तलाश में है और जो को उसे बिना एक चाल भी झेले ही मार गिराएगा। तथापि जब जो को का मुक्का ये किंग तांग के चेहरे पर लगने वाला था तो ये किंग तांग अचानक नीचे झुक गई। जब वह नीचे झुकी तो उसकी टाइमिंग बहुत ही चतुराई भरी थी। जब जोहुक्वा ने एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारा तो उसकी छोटी सी हरकत से जोहुक्वा बिना किसी चेतावनी के हवा में मुक्का मार बैठा। जोहुक्वा सचमुच थोड़ा हक्का बक्का रह गया जब उसने हवा में मुक्का मारा। उसने साफ देखा कि ये किंग तांग बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, मानो इतनी स्तब्ध थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। आखिर कैसे ये लड़की अचानक झुक गई और उसके मुंह से बच गई जैसे ही उसने हमला किया। जोहुक्वा ने मुड़कर ये किंग तांग की ओर देखा और देखा कि उसने वास्तव में जमीन से एक हल्का चौकोर रुमाल उठाया था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि यह रुमाल अभी जमीन पर गिर गया है, ये किंग तांग ने रुमाल उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा और सीधी खड़ी हो गई। उस क्षण में हर कोई उलझन में था। जिस क्षण जोहुक्वा ने मुक्का मारा सभी को पता चल गया कि यह मुकाबला समाप्त हो गया है। ये किंग तांग इतनी मंदबुद्धि थी कि वह उसकी चाल को समझ नहीं पाए। तथापि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उस महत्वपूर्ण क्षण में ये किंग तांग वास्तव में नीचे झुक गया और चमत्कारिक रूप से हमले से बच गया। और जिस बात ने लोगों को और अधिक अवाक कर दिया वह केवल जमीन पर पड़े रुमाल को उठाने के लिए नीचे झुकी। उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। हर कोई तुरंत अवाक हो गया और उनके दिलों की तनावपूर्ण तारें अचानक ढीली पड़ गईं। जोहुक्वा के प्रभावशाली मुक्के को ये किंग तांग ने इतनी सहजता से चकमा दे दिया और जोहुक्वा का चेहरा भी एक पल में नीला पड़ गया। यदि ये किंग तांग के पास एक छोटी सी लाल आत्मा की जड़ नहीं होती तो जोहुक्वा को लगता कि वह जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। ओह, सीनियर भाई जोहू ने पहले ही हमला बोल दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया। ये किंग तांग ने रुमाल पकड़ा और जोहुक्वा को थोड़ा चौंकते हुए देखा, मानो उसे अभी अभी एहसास हुआ हो कि जोहुक्वा ने पहले ही हमला कर दिया है। जोहुक्वा के होठों के कोने फड़क गए और उसने चाहा कि वह इस लड़की को मार सके जिसके लिए सब कुछ आसान था, लेकिन वह अभी भी निर्दोष होने का नाटक कर रही थी। तो फिर अभी भी 2 चालें बाकी हैं? ये किंग तांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी भी 2 चालें बाकी हैं। इस बार जूनियर सिस्टर ये को ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जोहुक्वा ने अपनी शिकायत दबाते हुए कहा। कृपया आगे बढ़ें वरिष्ठ भाई जोहू। ये किंग तांग ने छोटा रुमाल रखते हुए मुस्कुराया। जोहुक्वा ने एक क्षण भी आराम नहीं किया और तुरंत ये किंग तांग पर हमला बोल दिया। ये किंग तांग की आंखों के भाव थोड़े बदल गए। जिस क्षण जोहुक्वा ने हमला किया ये किंग तांग ने किसी रहस्यमय कदम से अपनी एड़ियों पर घूमकर पलटी। अपनी छोटी सी कलाई उठाते ही वह सीधे जोहुक्वा की मुट्ठी से टकराई, जो एक लापरवाही से लगी खरोंच जैसी जरूर लगी, लेकिन जोहुक्वा की मुट्ठी का बल अदृश्य रूप से बिखर गया। ये किंग तांग ने अपनी हथेली घुमाई और जोहुक्वा को धक्का दिया, जिससे वह फिर से अपने मुक्के की दिशा में आगे की ओर गिर पड़ा। दूसरों को ये दृश्य ऐसा लगा जैसे ये किंग तांग घबराहट में अपना शरीर हिला रही है। इसके अलावा जिस मुद्रा में उसने इस हरकत को रोकने के लिए हाथ उठाया था वह भी गलत थी। लेकिन ये 2 ही हरकतें थीं जिन्होंने जोहुक्वा को एक बार फिर हवा में मुक्के मारने पर मजबूर कर दिया। मुक्के के जोर से वह कुछ कदम आगे लड़खड़ा गया और लगभग गिर ही गया। बमुश्किल अपना संतुलन वापस पाने के बाद जोहुक्वा पूरी तरह से भ्रमित हो गया। क्या हुआ? उसका मुक्का अचानक इतना कमजोर और नर्म कैसे हो गया? जोहुक्वा को शुरू में संदेह था कि क्या ये किंग तांग ने कोई चाल चली है, लेकिन अभी उनकी बातचीत केवल एक पल के लिए थी और ये किंग तांग ने बिना किसी बल का उपयोग किए केवल अपनी कलाई से अपनी मुट्ठी उठाई। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? अगला कदम जो उसने पहले से ही तैयार कर रखा था अचानक और हिंसक ठोकर के कारण नहीं उठाया जा सका। हुआ यूं कि ये किंग तांग ने अजीब तरीके से इस दूसरे कदम को टाल दिया। लगातार 2 असफल चालों के कारण जोहुक्वा की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। बाकी शिष्यों ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और बस यही सोचा कि ये किंग तांग बहुत भाग्यशाली है। इसके अलावा जोहुक्वा ने 2 चालों में किसी भी नए शिष्य को नहीं हराया था, हालांकि इस बात को सभी ने नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें केवल यही महसूस हुआ कि जोहुक्वा जानबूझकर आसानी से आगे बढ़ रहा था। केवल युनशु और लू शियुवेन जैसे कुशल लोग ही बता सकते थे कि जोहुक्वा की दोनों चालों का उद्देश्य प्रतियोगिता को तुरंत समाप्त करना था। ये सिर्फ इतना था कि ये किंग तांग का प्राप्त करने का तरीका बहुत अजीब था और कोई वास्तव में यह नहीं बता सकता था कि क्या यह इसलिए था क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी या जोहुक्वा ने उसके साथ नरमी बरती थी। लू शियुवेन के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी कम हो गई। ये जानने के लिए कि क्या ये किंग तांग ने कोई चाल चली है उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन बार बार सोचने के बाद भी उसे ऐसा नहीं लगा कि कोई विशेष चाल चली है। 3 में से 2 चालें खत्म हो चुकी थीं, बस एक चाल बाकी थी और फिर ये किंग तांग जीत जाती। इस बार जोहुक्वा ने भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। भगवान ही जाने उस परेशान करने वाली लड़की को इतना श्राप क्यों दिया गया था। वह तो बहुत कमज़ोर लग रही थी, फिर भी वह उसे मार कैसे नहीं पाया।
जोको ने गहरी सांस ली, अंधविश्वासों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, और जिन आंखों से उसने ये किंगतान को देखा वे अधिक कठोर होती गईं। ये किंगतान के चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान लटकी हुई थी। अभी एक चाल बाकी है, आगे बढ़ो वरिष्ठ भाई जो, ये किंगतान ने मुस्कुराते हुए कहा। जोको ने उपहास किया। वह अचानक आगे बढ़ा और अपनी ऊर्जा को निर्देशित करते हुए ये किंगतान को बिना कोई प्रतिक्रिया का समय दिए सीधे उस पर वार किया। उसकी मुस्कुराती आंखों में एक सख्त नजर आ गई। जैसे ही जोको उसकी ओर झपटा, उसका पिछला पैर थोड़ा पीछे हट गया और उसने अपनी कलाई घुमाई। जब जोको का मुक्का जमीन पर पड़ने ही वाला था, उसके हाथों ने अचानक उसकी मुट्ठियां पकड़ लीं और उसके मुक्के के जोर से उसने उसे सीधे नीचे गिरा दिया। दूसरों को ऐसा लगा जैसे जोको फिसल गया और आगे की ओर उछल गया, क्योंकि उसका बल बहुत अधिक था। जोको ने अपनी पूरी ताकत इस मुक्के में लगा दी, और अगर मुक्का ये किंगतान पर पड़ता तो उसकी हड्डियां निश्चित रूप से कुचल जातीं। हालांकि जैसे ही ये किंगतान ने अपनी कलाई घुमाई और बल को भंग किया, उसने सीधे जोको पर ऊर्जा स्थानांतरित कर दी और उसे उड़ा दिया। एक बड़ा धमाका सुना गया। जोको जोरदार धमाके के साथ अखाड़े के किनारे फेंका गया। दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ गया और पीड़ा से विकृत हो गया। आसपास के सभी शिष्य अचंभित रह गए। उनके लिए जोको और ये किंगतान के बीच की लड़ाई महज एक मजाक जैसी लग रही थी। ये किंगतान जोको के हमले को रोकना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जोको खुद स्थिर नहीं रह सका और वास्तव में उड़ गया। यह क्या बकवास है? जो नए शिष्य पहले जोको से हार गए थे, उनके मुंह से खून निकलने वाला था। जोको ने उनसे मुकाबला करते समय इतनी गलतियां क्यों नहीं की? ये किंगतान बनने पर समस्याओं का सिलसिला क्यों शुरू हो गया? भले ही आप सोचते हो कि छोटी लड़की सुंदर है, लेकिन आपको उसके साथ नरमी से पेश आते समय इतना स्पष्ट नहीं होना चाहिए। जो लोग अब भी उम्मीद कर रहे थे कि ये किंगतान का अंत उनसे भी बुरा होगा, वे सभी निराश हो गए। जोको अस्थिरता से खड़ा हो गया और अपनी दर्द भरी छाती को पकड़ लिया, क्योंकि उसके सिर में भिनभिनाहट की आवाज़ गूंज रही थी। वरिष्ठ भाई जो, आप बहुत दयालु हैं। मैं शी स्पिरिट पिल्स की ये 4 बोतलें स्वीकार कर लूंगा। ये किंगतान ने जर्जर दिखने वाले जोको को देखकर मुस्कुरा दिया। जोको के कुछ कहने से पहले ही उसने सीधे शी स्पिरिट पिल्स की 4 बोतलें ले लीं जो जोको ने उसके हाथों में रखी थीं, और उन्हें ऐसे रखा जैसे यही उचित हो। जोको ने अपनी आंखों से देखा कि शी स्पिरिट पिल्स की 4 बोतलें जो उसने पहले जीती थीं, ये किंगतान ने रख लीं। देखते ही देखते उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और वह इतना उदास हो गया कि लगभग खून की उल्टी कर बैठा। पहले जो हुआ था उस पर वह प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि ये किंगतान के स्पर्श के बाद उसकी मुट्ठी की मूल दिशा से भटकती हुई कोई शक्ति महसूस हुई और वह खुद को नीचे गिरा बैठा। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये किंगतान वास्तव में जोको की 3 चालें प्राप्त कर सकेगी। सही कहा जाए तो ये किंगतान ने कोई प्रयास भी नहीं किया। ये जोको था जिसने लगातार गलतियां की, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर उसके साथ नरमी बरत रहा था। कोई नहीं जानता था कि जोको ही वह व्यक्ति था जो नशे में धुत होकर मर गया था। जोको ने शी स्पिरिट पिल्स की 4 बोतलें निकालीं, जिन्हें उसने ये किंगतान को देने की योजना भी नहीं बनाई थी। फिर भी अप्रत्याशित रूप से उसने मछली के साथ साथ चारा भी खो दिया। सबकी नज़रों के सामने वह बस हार मान सकता था। बुरा नहीं है जूनियर सिस्टर, ये जोको ने कहा। उसके होंठ फड़कने लगे और उसका चेहरा एक चौंकाने वाली छाया में काला पड़ गया। बाहरी संप्रदाय में जोको के बाद आए कई शिष्य थे जिन्हें एक बार इस क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा था। जोको ने एक ही बार में शी स्पिरिट गोलियों की 4 बोतलें खो दीं। ये देखकर वे भी बहुत संतुष्ट थे। जोको अब वहां और अधिक नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वह उदास चेहरे के साथ मुड़ा और वहां से चला गया। ये किंगतान ने शी स्पिरिट पिल्स की 4 बोतलें देखी जो उसने हासिल की थीं, और उसके होंठ सिकुड़ गए। वह अखाड़े में उतरी और युनशु के पास गई और जोको से जीती हुई 4 बोतलें युनशु के हाथों में थमा दीं। छोटी बहन, तुम क्या कर रही हो? युनशु ने उलझन में पूछा। वह ये किंगतान की जीत के सदमे से उबरा भी नहीं था, और जब उसने पलक झपकते ही अमृत की 4 बोतलें अपने हाथों में ठूंसते हुए देखीं तो वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने अखाड़े में जाने के लिए आपकी 2 बोतलें उधार ली थीं। अब जब मैं जीत गया हूं तो मैं उन्हें ब्याज समेत आपको लौटा रहा हूं। ये किंगतान मुस्कुराया। ये कार्रवाई कई लोगों की नज़रों में आई। इससे पहले काफ़ी लोग अभी भी उत्सुक थे कि ये किंगतान को शी स्पिरिट पिल्स की 2 अतिरिक्त बोतलें कहाँ से मिलीं, और अब उन्हें अंततः समझ में आ गया। नहीं, मैं अखाड़े में नहीं गया, और यह स्वाभाविक है कि आप इस अमृत को अपने पास रखें। मैं बस अपनी 2 असली बोतलें वापस ले लूंगा। युनशु को होश आया और वह बिना किसी प्रयास के ऐसे लाभ प्राप्त करने को तैयार नहीं था। इसके अलावा वह जानता था कि ये किंगतान की आत्मा की जड़ अच्छी नहीं मानी जाती और उसे शी स्पिरिट पिल्स की ज़रूरत उससे ज़्यादा है। इसलिए वह उसकी जीत का हिस्सा बांटने को तैयार नहीं था। अगर वरिष्ठ भाई यूं स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं भविष्य में आपकी मदद नहीं लूंगा, ये किंगतान ने जानबूझकर उलझन भरे स्वर में उत्तर दिया।
युनशू ने अपना मुंह खोला और ये किंगतान की गलत अभिव्यक्ति को देखा, यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है और केवल इसे बलपूर्वक स्वीकार कर सकता था। तो फिर धन्यवाद छोटी बहन। लू शियुवेन की नज़र में युनशू और ये किंगतान के बीच की बातचीत बेहद स्पष्ट थी। शुरुआत में लू शियुवेन अभी भी युनशू का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि उसने ये किंगतान को अपनी अमृत दवाएं दी थीं, क्योंकि इससे वह 1 महीने के अंदर ही अपने और युनशू के बीच ज़्यादा दूरी बना लेगा। लू शियुवेन ने जो को से एक अतिरिक्त बोतल ली और उसके पास कुल 3 शीशियां शी स्पिरिट पिल्स की थीं, जबकि युनशू के पास एक भी नहीं थी। फिर भी अप्रत्याशित रूप से न केवल युनशू द्वारा दी गई शी स्पिरिट गोलियों की 2 बोतलें उसे वापस कर दी गईं, बल्कि उसे ये किंगतान से 2 अतिरिक्त बोतलें भी मिलीं। अंत में लू शियुवेन के पास युनशू की तुलना में 1 बोतल कम थी। उसकी सारी पिछली गणनाएं धरी की धरी रह गईं और लू शियुवेन लगभग दम घुटने से मर गया। उसके चेहरे का व्यंग्य तुरंत गायब हो गया और उसका भाव जो को से भी ज्यादा गहरा था, जो जल्दी से चला गया था। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और चला गया। ये किंगतांग और युनशू दोनों को एक नज़र भी देखने को तैयार नहीं था। ये किंगतांग वाकई बहुत चालाक है। युनशू लियू युन परिवार के कुल का युवा स्वामी लगता है और यह हरकत उसे बहुत पसंद आई। वह सचमुच साजिश रच रही है। अधिकांश लोग कमोबेश दुखी थे क्योंकि उन्होंने देखा कि ये किंगतांग और युनशू ने बिना कुछ किए ही शी स्पिरिट गोलियों की 2 अतिरिक्त बोतलें प्राप्त कर लीं। उनके लिए स्पष्टतः शी स्पिरिट गोलियों का उपयोग स्वयं के लिए करना सर्वोत्तम था। हालांकि युनशू की पारिवारिक पृष्ठभूमि उत्कृष्ट थी और वह वाकई एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई भी जीतना चाहेगा। इसलिए वे ये किंगतांग के कृत्य के पीछे के मकसद का पहले ही अनुमान लगा चुके थे। ये किंगतांग को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। किसी व्यक्ति के प्रति उसकी दयालुता का उसकी पहचान या पृष्ठभूमि से क्या संबंध था? ये तो बस उसकी पसंद थी। प्रतियोगिता के परिणाम को एक तरफ से देखने और देखने के बाद लिन लॉन्ग ने चिंतित भाव दिखाया, हालांकि वह बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। शी स्पिरिट पिल एक अच्छी चीज़ थी और जाहिर है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। हालांकि ये किंगतांग उन लोगों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगी जिन्होंने पिछले जन्म में उसकी मदद की थी। केवल वह, जिसने पहले भी नरक का अनुभव किया था, ही स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि समय पर की गई सहायता कितनी मूल्यवान होती है। तलवार गुट बाहरी संप्रदाय का मुख्य गुट था और बाहरी संप्रदाय के वार्डन का काम जुवानलिंग संप्रदाय के बुनियादी तलवारबाजी सिखाना था। वार्डन द्वारा पाठ पढ़ाने के बाद शिष्यों को स्वयं को विकसित करना था और सुधार की सीमा पूरी तरह से उनकी अपनी प्रतिभा और परिश्रम पर निर्भर थी। अपने पिछले जन्म में ये किंगतांग कई वर्षों तक बाहरी संप्रदाय में रही थी, इसलिए वह पाठों की विषय वस्तु से पहले से ही इतनी परिचित थी मानो वे उसके हाथ की हथेली पर हों। वह इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थी कि हालांकि बाहरी संप्रदाय में सिखाई जाने वाली बातें बाहरी संप्रदायों की तुलना में गहन थीं, लेकिन असली उच्च कौशल आंतरिक संप्रदाय में ही केंद्रित थे। और केवल आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करके ही कोई व्यक्ति उच्चतर उपलब्धि तक पहुंच सकता है और अधिक शक्तिशाली कौशल विकसित कर सकता है। अपने पिछले जीवन में सब कुछ झेलने के बाद ये किंगतांग लापरवाही नहीं बरतती। जैसे ही उसने पाठ पूरा किया, वह तुरंत तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण कक्ष की ओर चल पड़ी। उसका वर्तमान शरीर उसके पिछले जन्म की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में था, जहां उसे अनगिनत कष्टों और क्लेशों से गुजरना पड़ा था। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके लिए अपने पिछले जन्म में सीखी गई अनेक साधना तकनीकों का उपयोग करना असंभव था। इसके अलावा पिछले जन्म में उसके पास कोई आध्यात्मिक मूल नहीं था और वह आध्यात्मिक मूल का उपयोग करने वाली साधनाओं में पूरी तरह से असहाय थी। ये कहा जा सकता है कि वह इस पहलू से पूरी तरह अनजान थी, इसलिए उसे इस जन्म में और भी अधिक लगन से साधना करनी पड़ी। हालांकि कुछ दिनों की साधना के बाद ये किंगतांग ने भी बलपूर्वक आगे बढ़ना जारी नहीं रखा। संप्रदाय में शक्तिशाली बनने के लिए केवल शिक्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता था, बल्कि इसके लिए व्यक्तिगत रूप से संघर्ष करना पड़ता था। इस विधि में जुवानमिंग बिंदुओं का उपयोग किया गया था। जुवानमिंग पॉइंट्स को खुद को उन्नत करने के लिए अमृत, मार्शल तकनीक के स्क्रॉल और लोकप्रिय साधना स्थलों के उपयोग जैसी चीज़ों के बदले में बदला जा सकता था। इसके अलावा पॉइंट्स प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका था, वह मिशनों के माध्यम से था। संप्रदाय निश्चित समय पर अपने शिष्यों को संप्रदाय नियुक्त मिशन पूरा करने के लिए नियुक्त करता था। मिशन पूरा करने के बाद शिष्य को संबंधित जुवानमिंग अंक प्राप्त होते थे। हालांकि ये किंगतांग जैसे जो शिष्य संप्रदाय में 1 महीने से भी कम समय के लिए शामिल हुए थे, उन्हें मिशन पूरा करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाता था। ये किंगतांग को वास्तव में जुवानमिंग अंकों की आवश्यकता थी, क्योंकि वह जानती थी कि खुद को उन्नत करना कितना महत्वपूर्ण है। अतः उसका लक्ष्य निश्चित हो गया। क्या आप रिवॉर्ड्स पवेलियन जाना चाहते हैं? यूशू ये किंगतांग की योजना सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। रिवॉर्ड्स पवेलियन कुछ ऐसे मिशन वितरित करता था जो शिष्यों पर थोपे नहीं जाते थे, बल्कि पूरी तरह से शिष्यों की इच्छा पर आधारित होते थे। अगर वे जुवानमिंग पॉइंट अर्जित करना चाहते थे तो वे ऐसे मिशन स्वीकार कर सकते थे जिनमें असफल होने पर कोई सज़ा नहीं होती थी और सफल होने पर उन्हें जुवानमिंग पॉइंट मिल सकते थे।
कठिनाई के विभिन्न स्तरों के अनुसार ज़ुवानमिंग अंकों का पुरस्कार अलग अलग होता था। सरल मिशनों में कम पुरस्कार होते थे और एक व्यक्ति इसे स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकता था, जबकि उच्च कठिनाई वाले मिशनों के लिए शिष्यों को स्वयं एक समूह बनाना होता था और टीम वर्क के माध्यम से इसे पूरा करना होता था। इससे पहले बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग ने इसका उल्लेख किया था, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नए शिष्य अभी भी बाहरी संप्रदाय की हर चीज़ से परिचित होने में व्यस्त थे और उनमें मिशनों के साथ संघर्ष करने की ऊर्जा नहीं थी। क्या इसलिए कि तुम्हारे पास पहले से ही पर्याप्त शी स्पिरिट गोलियां नहीं हैं? मेरे पास अभी भी कुछ हैं, क्या तुम पहले उन्हें ले लो? युनशु को ये किंगतान की रणनीति पूरी तरह से पसंद नहीं आई। इन कुछ दिनों में वह समझ गया कि ये किंगतान किसी भी अन्य शिष्य से ज़्यादा मेहनती थी और शक्तिशाली बनने की उसकी चाहत उसे महसूस हो रही थी। हालांकि ये किंगतान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मेरे पास अभी भी शी स्पिरिट पिल्स हैं, मैं बस वहाँ एक नज़र डालना चाहती हूँ, ये किंगतान ने सफ़ेद झूठ बोला, क्योंकि वह समझ सकती थी कि युनशु बहुत चिंतित था। अन्य शिष्य अभी भी शी स्पिरिट गोलियां प्राप्त करने पर आत्मसंतुष्ट थे, लेकिन ये किंगतान किसी से भी अधिक स्पष्ट थी कि केवल शी स्पिरिट गोलियों पर निर्भर रहना बाहरी संप्रदाय में अलग दिखने के लिए पर्याप्त नहीं था। उस समय येयू पहले से ही यूनक्सियाओ संप्रदाय के गुरु की शिष्या बन चुकी थी, और यदि ये किंगतान इतनी धीमी गति से प्रगति करती तो उसके और येयू के बीच का अंतर और भी बड़ा हो जाता। अधिकतम 1 वर्ष, 1 साल बाद ये किंगतान को आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन पास करना होगा और उसके बाद ही वह अपने और येयू के बीच के अंतर को पाट पाएगी। सचमुच, युनशु ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये किंगतांग मासूमियत से हंसा। वरिष्ठ भाई यून, आप तो मुझे पहले ही बहुत ऊंचा समझते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए मैं कौन से मिशन पूरे कर पाऊंगा? युनशु ने भी यही सोचा और आगे कुछ नहीं पूछा। चूंकि उसे अभी भी अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करना था, इसलिए वह ये किंगतांग के साथ पुरस्कार मंडप में नहीं गया। ये किंगतांग अकेले ही बाहरी संप्रदाय के पुरस्कार मंडप में गए। बाहरी संप्रदाय का पुरस्कार मंडप बहुत चौड़ा था और कुल 3 मंजिलों वाला था। सभी प्रकार के पुरस्कृत मिशन ज्यादातर पहली मंजिल पर वितरित किए गए थे, जबकि हत्या सूची में शामिल अत्याचारियों के चित्र दूसरी मंजिल पर चिपकाए गए थे। ये किंगतांग का आना अभी भी जल्दी माना जा रहा था और रिवॉर्ड्स पवेलियन में ज्यादा लोग नहीं थे। जो लोग तीसरी मंजिल पर मिशन चुनने या अपने पूरे किए हुए मिशन जमा करने आए थे, उनमें से किसी ने भी ये किंगतांग पर ध्यान नहीं दिया। ये किंगतांग ने पहली मंजिल पर नज़र डाली। यहाँ ढेरों फायदेमंद मिशन थे और कोई भी उन्हें एक दिन बाद भी पूरा नहीं कर पाएगा। रिवॉर्ड्स पवेलियन के मिशनों में तरह तरह की अजीबोगरीब चीज़ें शामिल थीं। राक्षसी जानवरों को मारने से लेकर खजाने की तलाश तक लगभग हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। हर मिशन के निचले कोने में ज़ुवानमिंग पॉइंट्स की संख्या लिखी होती थी जो उसे पूरा करने पर दिए जाते थे। ये किंगतांग ने कुछ ऐसे मिशन चुने जो सबसे ज़्यादा इनाम देते थे। वे कुछ मिशन खासे मुश्किल थे और सैकड़ों विशिष्ट शिष्यों के साथ भी उनमें सफल होने की संभावना बहुत कम थी। छोटे पुरस्कार वाले कुछ मिशन स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए उपयुक्त थे और ये किंगतांग ने उन पर भी एक नज़र डाली, लेकिन अपने विकल्पों को तौलने के बाद उसने महसूस किया कि यह इसके लायक नहीं था। उनमें से ज़्यादातर मिशन ज़ुवानलिंग संप्रदाय से काफ़ी दूर थे। हालांकि वे कम कठिन थे और खतरनाक भी नहीं थे, फिर भी आने जाने की दूरी को ध्यान में रखते हुए इसमें कम से कम आधा महीना लग जाता। इसके अलावा ज़ुवानमिंग में दिए जाने वाले अंक एकल अंकों में थे, इसलिए यह बिल्कुल भी सार्थक नहीं था। बाहरी संप्रदाय में शी स्पिरिट गोलियों की एक बोतल के आदान प्रदान के लिए पहले से ही 15 ज़ुवानमिंग अंक आवश्यक थे। अगर ये किंगतांग 1 महीने तक लगातार अकेले मिशन भी करती तो भी वह अपनी साधना जारी रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक बोतल ही बदल पाती। लागत और लाभ का अनुपात बिल्कुल नहीं था। यथार्थ में एकल मिशन केवल प्रथम तल पर ही नहीं थे, द्वितीय तल पर विशाल हत्या रोल पर प्रत्येक चित्र के नीचे ज़ुवानमिंग अंकों की संख्या अंकित थी। सबसे कम अंक सैकड़ों थे, जबकि अधिक पुरस्कार वाले हजारों अंक देते थे। तथापि ये वे कार्य नहीं थे जिन्हें वर्तमान ये किंगतांग पूरा कर सकता था। हत्यारों की सूची में शामिल सभी लोग बेहद दुष्ट और हिंसक थे। इसके अलावा उनके कौशल सभी से बढ़कर थे और उन्होंने अनगिनत हत्याएं की थीं। इसके अलावा उन लोगों का कोई ठिकाना नहीं था और उन्हें ढूंढना आसान काम नहीं था। हत्या सूची पर आधारित ऐसे मिशनों को अधिकतर आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा स्वीकार किया जाता था, क्योंकि बाहरी संप्रदाय के शिष्य हत्या सूची पर आधारित किसी भी व्यक्ति से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। लंबे समय तक खोज करने के बाद ये किंगतांग को केवल एक मिशन दिखाई दिया जिसमें लेवल 4 के राक्षसी जानवर को मारना था, जिसका स्थान काफी दूर था और दिए गए अंकों की संख्या मुश्किल से 2 अंकों की संख्या थी। जब ये किंगतांग ये गणना करने ही वाला था कि यह इसके लायक है या नहीं, तो रिवॉर्ड्स पवेलियन के प्रवेश द्वार के बाहर अचानक एक आकृति प्रकट हुई। जोक वो इन दिनों बहुत ही बुरे मूड में था। सबके सामने ये किंगतांग के हाथों शी स्पिरिट पिल्स की 4 बोतलें हारने के बाद कई बड़े और छोटे भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया। कई वर्षों तक अखाड़ा स्थापित करने के बाद भी
ये जो को के लिए पहली बार था कि वह किसी नए शिष्य से बड़ी हार का सामना कर रहा था। शी स्पिरिट पिल्स की 4 बोतलें एक साथ गंवा देने के बाद और लू शियुवेन को दी गई एक बोतल भी, इस साल उसे नए शिष्यों से मुश्किल से ही कोई फायदा हुआ। इस साल गुजारा करने के लिए 2-3 अतिरिक्त बोतलें कैसे काफ़ी थीं। जो को जानता था कि उसकी प्राकृतिक क्षमता पर्याप्त उत्कृष्ट नहीं थी, इस प्रकार उसने अपने मस्तिष्क का उपयोग बेईमानी से करने और शी स्पिरिट गोलियां प्राप्त करने के लिए किया ताकि वह बाहरी संप्रदाय में प्रथम 1000 में स्थान बना सके। हालांकि उन्होंने इस साल ऐसे शापित ये किंगतांग से मिलने की उम्मीद नहीं की थी जिसने उनकी सभी योजनाओं को गड़बड़ कर दिया। असहाय जो को केवल उपयुक्त मिशनों की तलाश में रिवॉर्ड्स पवेलियन की ओर जा सकता था ताकि वह अपनी साधना के लिए पर्याप्त स्पिरिट गोलियां प्राप्त करने हेतु शी स्पिरिट गोलियों की कुछ बोतलों के बदले में कुछ उपयुक्त मिशन प्राप्त कर सके। तथापि जो को ने कभी भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि जिस क्षण वह रिवॉर्ड्स पवेलियन में कदम रखेगा वह वास्तव में ये किंगतांग को देखेगा। इन कुछ दिनों की सारी शिकायतें तुरंत उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं और उसकी आंखों में एक खतरनाक भाव उभर आया। क्या संयोग है जूनियर सिस्टर, ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ आपसे मिलूंगी। ये किंगतांग ने ये सुना और तुरंत पलटी। ऊपर देखा तो एक कुटिल सा दिखने वाला जो को पहले से ही उसके पीछे खड़ा था। वरिष्ठ भाई जो, ये किंगतांग ने उदारतापूर्वक संबोधित किया। जो को ने चुपके से दांत भींच लिए और निडर ये किंगतांग को देखकर और भी नाराज हो गया। अगर ये किंगतांग न होता तो वह इतनी सारी शी स्पिरिट गोलियां कैसे गंवा देता, फिर वह यहाँ मिशन की तलाश में कैसे आता। उसके दिमाग में अचानक एक योजना बनी और वह ये किंगतांग को देखते हुए हंसा। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो जूनियर सिस्टर, ये मैं अभी तुम्हें ढूंढने ही वाला था। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ये किंगतांग ने अपनी बाहें उठाईं और आगे पूछा, क्या तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत है? जो को हंसा, जाहिर है एक वजह ज़रूर है कि मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था। तुमने कुछ दिन पहले अखाड़े में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि छोटी बहन ये कुछ भूल गई हैं, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। ओह, मैं क्या भूल गई? ये किंगतांग ने शांति से जो को देखा। जो को की आंखों में एक तेज ठंडी रोशनी चमक रही थी, हालांकि उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मैंने उस दिन यह अखाड़ा इसलिए शुरू किया था ताकि मैं साथी शिष्यों से सीख सकूं और आप जैसे नए शिष्यों को भी इसमें भाग लेने की अनुमति दी क्योंकि आप सभी इसमें रुचि रखते थे। लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत परिश्रम से मार्गदर्शन किया। क्या आप भूल गए कि आपको मुझे कुछ पारिश्रमिक देना चाहिए? ये किंगतांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह जानती थी कि जो को संकीर्ण सोच वाला था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसने पहले भी बेशर्म इंसान देखा था, लेकिन इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। जो को इस तथ्य से संतुष्ट नहीं थी कि उसने शी स्पिरिट पिल्स जीत ली थी और वास्तव में उसने कुछ वापस पाने के लिए ऐसा बहाना सोचा था। पारिश्रमिक? मुझे याद नहीं कि बड़े भाई ने किसी पारिश्रमिक के बारे में कहा हो, ये किंगतांग ने शांति से कहा। अचानक जो को का चेहरा काला पड़ गया और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने उपहास किया, जूनियर सिस्टर, ये आपने अभी अभी हमारे संप्रदाय में प्रवेश किया है और हो सकता है कि आपको अभी भी संप्रदाय के नियमों की जानकारी न हो। जब कोई पुराना शिष्य किसी नए शिष्य को मार्गदर्शन देता है तो पारिश्रमिक की आवश्यकता होती है। ये तब भी लागू होता है जब ये बात वार्डन के कानों तक पहुंच जाए। वस्तुतः सभी संप्रदायों में ऐसा ही नियम था। यदि नए शिष्य वरिष्ठ भाई बहनों से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वे थोड़ी सी शिक्षा के बदले में एक निश्चित पारिश्रमिक निर्धारित कर सकते हैं। तथापि जो को मार्गदर्शन कैसे दे रहा था? ये स्पष्ट रूप से एक अखाड़ा था जिसे उन्होंने स्थापित किया था, फिर भी उन्होंने बेशर्मी से इसे इतनी अच्छी तरह से शब्दों में व्यक्त किया। अंततः उसे ऐसा बहाना केवल इसलिए मिल गया क्योंकि वह ये किंगतांग से शी स्पिरिट गोलियां खोने से निराश था। उस समय रिवॉर्ड्स पवेलियन में काफ़ी कम लोग थे। चौड़ी पहली मंजिल पर सिर्फ ये किंगतांग और जो को ही बचे थे। मिशनों का प्रभारी वार्डन तीसरी मंजिल पर था, इसलिए जो को अगर घमंड से पेश भी आता तो कोई कुछ नहीं कह सकता था। जूनियर सिस्टर, ये मैंने आपको बहुत प्यार से मार्गदर्शन दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको इन शिष्टाचारों के बारे में पता ही ना हो। ये किंगतांग ने आंखें सिकोड़ लीं और उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसने जो को के लालची चेहरे पर नजर डाली और कहा, मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ भाई जो किस तरह का पारिश्रमिक चाहते हैं। जो को ये किंगतांग की समझदारी से संतुष्ट था और तुरंत बोला, तुम एक नए शिष्य हो और तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें 3 चालों के निर्देश बताए थे और अखाड़े में हमारी शुरुआती शर्त के अनुसार हर चाल 4 बोतल शी स्पिरिट पिल्स के बराबर है। मैंने तुम्हें 3 चालों के लिए निर्देश दिए थे, इसलिए तार्किक रूप से तुम्हें मुझे 12 बोतल शी स्पिरिट पिल्स देनी चाहिए। शी स्पिरिट गोलियों की 12 बोतलें। जो को की भूख सचमुच बहुत बड़ी थी। ये किंगतांग ने उपहास किया, शी स्पिरिट पिल्स की 12 बोतलें? क्या आप मजाक कर रहे हैं सीनियर भाई जो? मेरे पास शी स्पिरिट पिल्स की 12 बोतलें कैसे होंगी?
जो को ने जवाब दिया, जो 4 बोतलें तुमने पहले निकाली थीं और जो मैंने तुम्हें दी थी, उन्हें मिलाकर कुल 8 बोतलें होंगी। मैं भी कोई बेरहम इंसान नहीं हूँ। तुम्हें पहले मुझे 7 बोतलें लौटानी होंगी और बाकी 5 बोतलें तुम 5 महीनों में लौटा सकती हो, हर महीने 1 बोतल के हिसाब से। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे लिए हर महीने 1 बोतल छोड़ दूंगा। जो को ने उदारता का दिखावा किया, मानो हर महीने ये किंगतान के लिए 1 बोतल छोड़ना पहले से ही सबसे बड़ा उपकार था। ये किंगतान के होठों पर मुस्कान गहरी हो गई, हालांकि वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाई। उसकी आंखों में एक दुष्ट भाव हल्के से झलक रहा था। वरिष्ठ भाई जो, मैं कोई असंवेदनशील व्यक्ति नहीं हूं। हालांकि अगर आपको पारिश्रमिक चाहिए तो आपको मुझे कम से कम कुछ असली योग्यताएं दिखानी होंगी। सिर्फ उस थोड़े से कौशल के साथ जिससे मुझे अखाड़े में 3 चालें सीखने को मिली, मुझे डर है कि मैं आपको कुछ भी देने को तैयार नहीं हूं। जो को ने शुरू में सोचा था कि ये किंगतान समझदारी से बात मानेगी और यह नहीं सोचा था कि वह अपनी बात तोड़ मरोड़ कर कहेगी। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी भयावह आंखें सिकुड़ गईं। जान लो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, ये किंगतान। मुझे जरा भी परवाह नहीं जब दूसरे लोग मुझसे किसी भी कदम के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। अब जब तुमने इतना बड़ा मुनाफा कमा लिया है तब भी तुम उसे नकारना चाहते हो। ये कहते हुए उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं जो बगल में लटकी हुई थीं, और एक कर्कश आवाज़ निकली जो किसी धमकी जैसी लग रही थी। ये किंगतान ने जो को की मुट्ठी पर नज़र डाली और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वरिष्ठ भाई जो, शिष्टाचार पारस्परिकता की मांग करता है। अगर आप मुझसे 3 चालें प्राप्त कर सकें तो मैं आपके पिछले मार्गदर्शन को स्वीकार करूंगा। मैं न केवल आपको पिछली 3 चालों का पारिश्रमिक दूंगा बल्कि 12 बोतलें और भी जोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? ये किंगतान ने मुस्कुराते हुए कहा। जो को तुरंत अचंभित रह गया। शुरुआती असंतोष की जगह अब सदमे ने ले ली। उससे 3 चालें प्राप्त करें? क्या ये किंगतान मूर्ख थी? उस पर जो को सचमुच हंसना चाहता था। वह बस अपनी चीज ब्याज समेत वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने शीस्पिरिट गोलियों की 12 बोतलें मांगी। उसने कैसे सोचा होगा कि ये किंगतान ने सचमुच मौत को गले लगा लिया और शीस्पिरिट गोलियों की संख्या दोगुनी कर दी। कोई बात नहीं, जो को ने तुरंत सहमति जताई। उसने ये किंगतान का मजाक उड़ाया कि वह मन ही मन मूर्ख है। क्या वह सचमुच सोचती थी कि अब वह उससे अधिक शक्तिशाली है, सिर्फ इसलिए कि वह भाग्यशाली थी और उसे उसकी 3 चालें मिल गईं? बाहरी संप्रदाय में पहले 1000 में जो को का स्थान नकली नहीं था। उसे लू शियुवेन जैसे हरे रंग की आत्मा की जड़ों वाले नए शिष्यों के साथ मुकाबला करने का पूरा भरोसा था, ये किंगतान जैसे लाल आत्मा की जड़ों वाले शिष्य के साथ तो बिल्कुल नहीं। जो को के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर ये किंगतान की आंखों में एक ठंडी, जानलेवा नजर दौड़ गई। थोड़ा नीचे देखते हुए उसने अपनी आंखों में सारे भाव छिपा लिए। तो फिर वरिष्ठ भाई जो को मेरी चालें प्राप्त हो जाएं। उस समय रिवॉर्ड्स पवेलियन खाली था और मुक्का मारने में उन्हें कोई संकोच नहीं था। जो को आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी आंखों का अहंकार बिल्कुल भी छिपा नहीं था। उसने ये किंगतान की ओर बेपरवाही से हाथ हिलाया और कहा, आइए छोटी बहन। ये किंगतान के होंठ सिकुड़ गए। अगले ही पल जब जोक्वा ने अपनी बात पूरी की तो वह अचानक जोक्वा की आंखों के सामने से गायब हो गई। अचानक जोक्वा की नज़र ये किंगतान पर से हट गई और जोक्वा के चेहरे पर अहंकारी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अगले ही क्षण ये किंगतान अचानक जो क्यू के पीछे प्रकट हुई और उसकी आंखों के नीचे एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसी क्षण ये किंगतान ने अचानक अपना पैर उठाया और एक छलांग के साथ उसने सीधे जोक्वो के मंदिर पर एक जोरदार लात मारी। जोक्वो के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था और उसे अपने मस्तिष्क के भीतर से एक तेज दर्द उठता हुआ महसूस हुआ। इस दर्द के कारण उसका मजबूत शरीर उस प्रहार को झेल नहीं पाया और वह लात मारकर गूंगा हो गया। उसका दिमाग चकरा गया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, जिससे वह कुछ भी देख पाने में असमर्थ हो गया। वरिष्ठ भाई जो, ये पहला कदम है। ये किंगतान की आवाज़ किसी शैतान की आवाज़ जैसी लग रही थी जो उसके पीछे से आ रही थी। जोक्वो का सिर मानो फट जाएगा। अभी अभी जो लात मारी थी उसमें जो ताकत थी वह किसी भी मुक्केबाजी साधक से कम नहीं थी और एक 15 साल की लड़की में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तथापि यह अभी अंत नहीं था। सहमत 3 चालों में से केवल एक चाल ही पूरी हुई। ये किंगतान स्थिर खड़ा रहा और बिना किसी दया के अपना सिर गले लगाते हुए जोक्वो को देखता रहा। अचानक वह एक कदम आगे बढ़ी। जोक्वो को उस समय कुछ महसूस हुआ और उसने खुद को सीधा किया, अपनी मुट्ठियों से ये किंगतान के आने वाले हमले को रोकना चाहा। हालांकि ये किंगतान ने इस बार अचानक हमला नहीं किया और जोक्वो की दयनीय नज़र को देखते हुए केवल मुस्कुराए। जोक्वो जन्मजात प्रतिभाशाली नहीं था, फिर भी उसने खुद को बलपूर्वक इस मुकाम तक पहुंचाया जहां वह आज है। जाहिर है वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से धमकाया जा सके। अगर ये किंगतान उसे सबक सिखाना चाहती थी तो जाहिर है कि वह अपनी सुरक्षा के बहाने ही ऐसा कर रही होगी। वरिष्ठ भाई जो, अब दूसरा कदम है, ये किंगतान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा।
जो को अपने मस्तिष्क में बचते दर्द से परेशान नहीं हो सका और उसने खुद को अपना सिर उठाने के लिए मजबूर किया। वह ये किंगतान को कार्रवाई करते हुए देखना चाहता था, तथापि वह अभी भी एक कदम पीछे था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, ये किंगतान प्रकाश की गति से उसके सामने आ गई और उसकी छोटी सी आकृति सीधे उसके सामने प्रकट हुई। जो को बस ये किंगतान के आकर्षक चेहरे को ही देख पाया। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय दुष्टता भरी मुस्कान उभर आई जो उसके चेहरे पर खिल उठी। ये वही क्षण था जब ये किंगतान मुस्कुराए और उसने एक उड़ती हुई किक मारी जो क्यू के निचले जबड़े पर हिंसक रूप से लगी। इस किक से जो को तुरंत उड़ गया। जो को का विशाल और मजबूत शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लगातार 2 लातें उसके दिमाग पर लगीं, यहाँ तक कि जो को, जो एक स्वस्थ और फिट व्यक्ति था और मार झेलने में बहुत सक्षम था, वह भी 2 लातें खाने से पहले ही चक्कर खा रहा था। भले ही उसका शरीर धातु की तरह कठोर था, लेकिन जब तक उसका सिर स्टील की तरह कठोर नहीं हो जाता तब तक साधना करना असंभव था। जो को बड़ी मुश्किल से उठा और उसके सिर में दर्द तेज हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये किंगतान के हमले इतने तेज थे और उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी। एक नए शिष्य के पास, जो अभी अभी संप्रदाय में आया है, कौशल का ये स्तर कैसा होना चाहिए। उस क्षण जो को केवल उस शिष्य को पीटना चाहता था जिसने कहा था कि ये किंगतान में लाल आत्मा की जड़ है। यह एक खूनी लाल आत्मा जड़ का कौशल था। आखिर ये लाल स्पिरिट जड़ वाला 15 वर्षीय लड़का कहाँ से आ गया जो इतनी आसानी से उस पर हमला कर सकता था। यदि यह कहा जाए कि जब जो को ने ये किंगतान के अभ्यास के अनुरोध को स्वीकार किया था तो वह आत्मविश्वास से भरपूर था, लेकिन उस समय ये किंगतान के 2 लातों ने उसके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया था। रुको, थोड़ी देर रुको, जो को ने जल्दी से कहा जब उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। यह अफसोस की बात थी कि ये किंगतान ने जो को जाने देने का इरादा नहीं किया, ठीक उसी तरह जैसे जो को ने कभी भी किसी नए शिष्य को अखाड़े में जाने देने का इरादा नहीं किया था। जो को थोड़ा समायोजन करना चाहता था, लेकिन ये किंगतान एक बार फिर उसके सामने आ गई। छोटी बहन, ये जरा रुको, मैं, जो को ने भौहें सिकुड़कर बनावटी बेचैनी से कहा। जैसे ही उसे लगा कि ये किंगतान उसकी बातों से आकर्षित हो गई है, उसने पास आ रही ये किंगतान पर जोरदार मुक्का मारा। तथापि यह मुक्का ये किंगतान को बिल्कुल भी नहीं छू पाया। जो को द्वारा मारा गया मुक्का ये किंगतान द्वारा आसानी से टाल दिया गया, जो उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए उस पर मुस्कुरा रही थी। जो को की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। वरिष्ठ भाई जो, यह आखिरी चाल होगी। ये किंगतान के खूबसूरत चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आए। उसने अचानक अपना दूसरा हाथ उठाया और जो को की मुट्ठी पर रख दिया और उसे कसकर जकड़ लिया। अपनी कोहनी को सहारा देते हुए उसने तेजी से अपनी एड़ी घुमाई और जो को की कलाई पकड़कर उसे अपने कंधों पर से जोर से जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार धमाके की आवाज जो को की दयनीय चीख के साथ मिलकर रिवॉर्ड्स पवेलियन की पहली मंजिल पर गूंज उठी। इस गिरावट से जो को के मुंह से तुरंत खून निकल आया। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की हड्डियां किसी ने इतनी बुरी तरह कुचल दी हों कि उसे इतना दर्द हो रहा था कि रेंगकर उठने की भी ताकत नहीं बची थी। 3 चालें खत्म हो चुकी थीं। 3 चालें प्राप्त करने के बजाय जो को के पास उन्हें चकमा देने की क्षमता भी नहीं थी। ये किंगतान ने ऊंची और ऊंची खड़ी होकर जो को पर एक ठंडी नज़र डाली जो फर्श पर फैला हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे जो को ने अखाड़े में खड़े होकर उसे तब तक मारा जब तक कि वह अपने पिछले जीवन में खून नहीं उगलने लगी। उसके पिछले जीवन में जो कुछ भी हुआ था, इस जीवन में वैसा नहीं होगा। ये किंगतान ने जो को की छाती पर कदम रखा और उसके होठों के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान लटक गई। जो क्यों, क्या तुम इतनी छोटी सी योग्यता के साथ मुझे मार्गदर्शन देने के योग्य हो? दर्द इतना भयानक था कि जो को चक्कर आने लगा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और ये किंगतान के कदम से उसकी छाती फटने को थी, उसमें बोलने की भी ताकत नहीं थी। जो को के दुखी चेहरे की सराहना करने के बाद ये किंगतान मुड़कर जाने ही वाला था। फिर भी अप्रत्याशित रूप से, जैसे ही वह मुड़ी और रिवॉर्ड्स पवेलियन छोड़ने के लिए तैयार हुई, उसने अचानक पाया, भगवान जाने कब से रिवॉर्ड्स पवेलियन के मुख्य द्वार के बाहर 2 आकृतियां खड़ी थीं। ये 2 युवक थे जो अचंभित थे। वे ये किंगतान को, जो शैतानी कर रही थी, और जो को, जो उसके पैरों तले कुचला गया था, स्तब्ध होकर देख रहे थे। ये किंगतान के सिर में थोड़ा दर्द हुआ। उसने जो को अभी सबक सिखाया क्योंकि उस समय रिवॉर्ड्स पवेलियन में कोई नहीं था और क्योंकि 3 चालों में बहुत कम समय लगेगा, इस प्रकार ये दूसरों को उस तरह नहीं दिखाई देगा जैसा वह चाहती थी। अंततः फिर भी किसी ने इसे देख लिया। ये किंगतान को किसी भी चीज़ का डर नहीं था, सिवाय इसके कि कोई इस मामले का इस्तेमाल करके परेशानी खड़ी कर सकता है। आखिरकार संप्रदाय में शिष्यों के लिए आपस में लड़ना सख्त मना था। जो को अभी भी उसके पैरों तले दबा हुआ था और खून से सना चेहरा होने के कारण वह बेहद दुखी दिख रहा था। यदि कोई इसे देख ले और परेशानी खड़ी करना चाहे तो ये सचमुच परेशानी की बात होगी। ऐसा नहीं था कि ये किंगतान झूठ नहीं गढ़ सकती थी,
लेकिन इसके लिए कुछ अनुनय विनय की आवश्यकता होगी और समय की बर्बादी होगी। जब ये किंगतांग इस दुविधा में थी कि क्या किया जाए, तो मुख्य द्वार के बाहर खड़े 2 शिष्यों को भी इसी तरह की जटिल भावनाओं का अनुभव हुआ। जैसे ही गुयानकियू ने उस शैतानी सी दिखने वाली लड़की को देखा, वह स्तब्ध रह गया। वह शुरू में अपने छोटे भाई के साथ एक मिशन जमा करना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि रिवॉर्ड्स पवेलियन के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसे एक रोमांचक शो का सामना करना पड़ेगा। गुयानकियू ने फर्श पर पड़े व्यक्ति को भी पहचान लिया। वह बाहरी संप्रदाय का प्रसिद्ध शिष्य जो क्वो था। गुयानकियू जानता था कि जो क्वो किस तरह का व्यक्ति है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब जो क्वो को फर्श पर दबा दिया जाएगा और बुरी तरह पीटा जाएगा। गुयानकियू को सबसे अधिक आश्चर्य उस अपरिचित लड़की ने कराया। वरिष्ठ भाई, ये लड़की काफी कुशल है। किन्हुआन, जो गुयानिकू के पास खड़ा था, ने पलकें झपकाते हुए और स्वीकृति के साथ ये किंगतान को देखते हुए कहा। वह लंबे समय से जो क्वो से नाराज था और यदि संप्रदाय के नियम न होते तो वह बहुत पहले ही उसे पीट चुका होता। अप्रत्याशित रूप से किसी ने उसे अपना गुस्सा निकालने में मदद की। गुयानकियू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने देखा कि लड़की की आंखों में भाव बदल गए थे और अंदाजा लगा लिया कि वह किस बात से चिंतित होगी। हल्की खांसी के साथ उसने कहा, जूनियर भाई किन, पहले मिशन जमा करवाओ। फिर उसने ये वस्तुएं किन्हुआन को सौंप दीं। किन्हुआन ने आगे कुछ नहीं कहा और सामान ले लिया। जब वो ये किंगतान के पास से गुजरा तो उसने ये किंगतान को एक ऐसी नज़र से देखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये किंगतान, हे वरिष्ठ भाई, आपके सिद्धांत खत्म हो गए हैं। जैसे ही उसने किन्हुआन को सीढ़ियां चढ़ते देखा, उसके दिल की चिंता धीरे धीरे गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बड़े भाई बड़बोले नहीं थे। फिर ये किंगतान पहले छुट्टी लेने के लिए तैयार थी और फिर बाद में निर्णय लेने के लिए तैयार थी कि क्या करना है। ये देखकर कि ये किंगतान जाने वाली थी, गुयानिकू ने तुरंत कहा, छोटी बहन कृपया रुकिए। ये किंगतान थोड़ा रुकी और उस सुंदर युवक को उलझन भरी नज़रों से देखने लगी। मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं, छोटी बहन? मैं गुयानकियू हूं, गुयानकियू ने विनम्रता से कहा। गुयानकियू, ये किंगतान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने पिछले जन्म में भी इस नाम के बारे में सुना था। हालांकि जब उसने अपने पिछले जन्म में जुवानलिंग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय में प्रवेश किया था, तब तक गुयानकियू एक आंतरिक संप्रदाय की शिष्या बन चुकी थी। वह उससे कभी नहीं मिली थी और उसके बारे में बस कुछ ही बातें सुनी थीं। गुयानकियू प्रतिभाशाली, व्यवहार कुशल और विचारशील थे और इस प्रकार जुवानलिंग संप्रदाय के बुजुर्गों के पसंदीदा थे। गुयानकियू के पिछले जीवन के बारे में कुछ सुरागों पर गौर करने के बाद ये किंगतांग ने जवाब दिया, मेरा नाम ये किंगतांग है और मैं नवीनतम बैच के शिष्यों में से एक हूँ। गुयानकियू हैरान था। उसे पहले से ही ये किंगतांग अपरिचित लग रही थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह वास्तव में एक नई शिष्या है। उसने जो क्वो की ओर देखा, जो अभी भी फर्श पर पड़ा था, और गुयानकी की आंखों में अचानक आश्चर्य भर गया। क्या एक नवप्रवेशित शिष्य वास्तव में जो क्वो को इस स्थिति में हरा सकता है? वरिष्ठ भाई गो, क्या कुछ और है? ये किंगतान का ज्यादा देर तक रुकने का इरादा नहीं था। उसने नजरें फेरते हुए ये किंगतान की तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ सोच रहा हो। एक पल बाद उसने धीरे से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या जूनियर सिस्टर ये कोई मिशन लेने में रुचि रखती हैं। गुयानकियू के शब्दों ने वास्तव में ये किंगतान को स्तब्ध कर दिया। गुयानकियू को भी पता था कि उसके शब्द थोड़े अचानक थे। आमतौर पर अगर वे कोई मिशन लेना चाहते थे तो वे किसी नए शिष्य पर विचार नहीं करते थे। चूंकि वे अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए थे, इसलिए वे नए शिष्य अभी उतने कुशल नहीं थे और उससे भी बढ़कर उन्हें मिशन पूरा करने का कोई अनुभव नहीं था। अगर ऐसे व्यक्ति को किसी समूह में शामिल कर लिया जाता तो वह व्यक्ति केवल बोझ बन जाता। हालांकि इस बार गुयानिकू ने ऐसी परंपरा तोड़ दी। यद्यपि जो क्वो के कौशल को बाहरी संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता था, फिर भी यह औसत से ऊपर था। अभी जब वे रिवॉर्ड्स पवेलियन पहुंचे तो ये किंगतान ने पहले ही जो क्वो के साथ मारपीट कर दी थी और उन्होंने केवल ये किंगतान की आखिरी चाल देखी। लेकिन ये वही कदम था जिसने ये किंगतान को समूह में शामिल करने के विचार को जन्म दिया। जो क्वो को एक ही चाल में नॉकआउट करना इस नए शिष्य के लिए निश्चित रूप से आसान नहीं था। ये किंगतान को होश आया और वह कमोबेश इसका कारण समझ गई। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के अनुसार गुयानिकियू टीमों का नेतृत्व करने में काफी कुशल और निपुण था। चूंकि यह एक ऐसा मिशन था जिसे उसने स्वीकार किया था, तो ये काफी अच्छा होना चाहिए। ये किंगतान खुद रिवॉर्ड्स पवेलियन में एक उपयुक्त मिशन की तलाश में आई थी, लेकिन इतनी देर तक खोजबीन करने के बाद भी उसे अपनी पसंद का कुछ नहीं मिला। गुयानकियू का सुझाव उसकी इच्छा के बिल्कुल अनुरूप कहा जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ भाई गु किस तरह के मिशन की बात कर रहे हैं। गुयानिकियू की आंखों में तुरंत स्वीकृति की झलक दिखाई दी जब उसने देखा कि ये किंगतान न तो बहुत विनम्र थी और न ही बहुत घमंडी, वह केवल थोड़ी सी घबराई हुई थी। कुछ दिन पहले जूनियर भाई किन और मैं एक शिकार अभियान पर निकले थे।
जगह विशाल चट्टान घाटी में है और लक्ष्य एक स्तर 6 का राक्षसी जानवर है। इस अभियान के लिए काफ़ी बड़ा इनाम है, कुल मिलाकर 600 से ज़्यादा ज़ुवानमिंग अंक। मुझे आश्चर्य है कि क्या जूनियर बहन ये इसमें रुचि रखती हैं। 600 ज़ुवानमिंग अंक एक बहुत अच्छा इनाम था। हालांकि ये किंगतांग सीधे सहमत नहीं हुए और पूछा, आप इस मिशन के लिए टीम में कितने लोगों की भर्ती करने का इरादा रखते हैं। चाहे ज़ुवानमिंग अंक कितने भी हों, फिर भी ये देखना महत्वपूर्ण था कि अंक कितने लोगों के बीच विभाजित किए जाएंगे। गुयानिकियू को ये किंगतांग के सवाल पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं लगभग 10 लोगों की एक टीम बनाने का इरादा रखता हूँ। 10 लोगों की टीम। ये किंगतांग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। यदि मिशन पूरा हो जाता तो 600 ज़ुवानमिंग अंकों को 10 लोगों के बीच बांटने का मतलब था कि प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 60 अंक मिलेंगे, और यह उन एकल मिशनों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी था जो उसने देखे थे। ये किंगतांग ने मोटे तौर पर ज़ुवानलिंग संप्रदाय और विशालकाय रॉक घाटी के बीच की दूरी की गणना की और अनुमान लगाया कि अगर टीम पर्याप्त रूप से सक्षम थी तो वे आधे महीने में वापस आ सकते हैं। आधे महीने में 60 ज़ुवानमिंग अंक अर्जित करना अभी भी अपेक्षाकृत इसके लायक था। एक पल सोचने के बाद ये किंगतांग ने हंसते हुए कहा, मुझे भी इस मिशन में शामिल कर लो। गु यानकियू ने सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई गु, क्या कोई और बात है? ये किंगतांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। गु यानकियू ने अपना सिर हिलाया। तो जाने से पहले मुझे ढूंढ लेना, मैं पहले वापस आ जाऊंगा, ये किंगतांग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार गु यानकियू ने उसे फिर से रुकने के लिए नहीं कहा। ये किंगतांग को जाते हुए देखने के बाद किन्हुआन, जिसने पहले ही मिशन जमा कर दिया था, ने गु यानिकू को रिवॉर्ड्स पवेलियन के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा और चंचलता से उसके पास गया। वह छोटी बहन चली गई। किन्हुआन ने हंसते हुए कहा। गु यानिकियू ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैंने उसे पहले ही जायंट रॉक कैन्यन मिशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर दिया है। किन्हुआन के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी सी जम गई और उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया। गु यानकियू अपनी टीम बनाने में हमेशा सतर्क रहता था और पुरस्कृत मिशनों को पूरा करने में उसकी दर सबसे ज्यादा थी। पहले किन्हुआन ये किंगतांग की बहुत प्रशंसा करता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि गु यानकियू, जो हमेशा सतर्क रहता था, अचानक अपनी छोटी बहन को टीम में शामिल कर लेगा, जिससे उसकी अभी अभी मुलाकात हुई थी। वरिष्ठ भाई, क्या आप अपने कामों में कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो रहे? वो छोटी कनिष्ठ बहन अभी बहुत विदेशी लग रही है और बिल्कुल नई शिष्या जैसी लग रही है, किन्हुआन ने कहा। गु यानकियू ने सिर हिलाया। ये सही है, वह अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुई है। किन्हुआन का जबड़ा लगभग फर्श पर गिर गया। वरिष्ठ भाई, आप जानते हैं कि वह एक नई शिष्या है, फिर भी आप उसे टीम में शामिल करना चाहते हैं। आप? किन्हुआन को वास्तव में यह नहीं पता था कि उस समय गु यानकियू से क्या कहना है। गु यानकियू कब से ऐसा व्यक्ति बन गया जो अपनी मर्जी से कुछ भी करता था? तुमने अभी अभी उसे जो कुओ के साथ भूसे बरसाते देखा। तुम उसके हुनर के बारे में क्या सोचते हो? गु यानकियू ने जवाब देने के बजाय पूछा। किन्हुआन अचंभित रह गया और उसे सहज ही ये किंगतांग के कंधे पर से फेंके गए जोरदार थ्रो की याद आ गई। वह सचमुच उस साफ और तेज तकनीक और उस बेहद खूबसूरत चेहरे के बीच कोई संबंध नहीं जोड़ पाया। ओह, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कौशल है, किन्हुआन ने सीधे मुद्दे पर जवाब दिया। गु यानकियू हंसा। तो फिर ऐसा ही है। हमारी टीम ने कभी योग्यता नहीं देखी, बल्कि योग्यता देखी है। जब उसमें योग्यता है तो हमें नए और पुराने शिष्यों के बीच तथाकथित अंतर से क्यों डरना चाहिए? किन्हुआन ने अपना सिर खुजलाया और गु यानकियू की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर अवाक रह गया। जो चाहो करो। खैर, जायंट रॉक कैन्यन मिशन तो तुम्हें ही लेना है। चूंकि तुम नेता हो तो स्वाभाविक रूप से सदस्यों का फैसला भी तुम ही करोगे। तभी उसकी नज़र जो कुओ पर पड़ी, जो जमीन पर आधा मरा पड़ा था। जो कुओ को यही करना चाहिए। उसे तो बस नए शिष्यों को धमकाना आता है। इस बार एक कुशल शिष्य से मिलना उसके लिए एक सबक है। गु यानकियू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कहा, जो कुओ निडर है, लेकिन इस कारण को मत भूलना कि वह बाहरी संप्रदाय में इतना अहंकारी होने की हिम्मत क्यों करता है। किन्हुआन अचंभित रह गया। अचानक उसके दिमाग में एक व्यक्ति की छवि कौंध गई। अगर जो जुवान को इस घटना के बारे में पता चला तो? गु यानकियू ने सिर हिलाया। ये वो चीज़ें नहीं थी जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते थे। अल्पविराम। ये किंगतांग रिवॉर्ड्स पवेलियन से लौटी और विशालकाय रॉक कैन्यन मिशन के बारे में मन ही मन सोच रही थी। जैसे ही वह अपने कमरे में लौटी, उसने एक स्पष्ट हंसी सुनी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सु वान एक और जवान लड़की से बातें कर रही है। ये किंगतांग को वापस आते देख दोनों की हंसी बंद हो गई और उनकी नज़रें जानबूझकर ये किंगतांग से बच रही थीं, मानो उन्होंने उसे देखा ही न हो। ये किंगतांग को उस लड़की की थोड़ी सी याद थी जिसके साथ सु वान बातचीत कर रही थी। वह भी नए शिष्यों में से एक थी। जूनियर सिस्टर सु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको सचमुच उसके साथ रहने के लिए आवंटित किया गया है। मेरे घर पर अभी भी एक और खाली जगह है।
क्या हम वार्डन से पूछ सकते हैं कि क्या आपको किसी दिन वहां रहने के लिए बदला जा सकता है? उस छोटी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, फिर भी ये किंगतांग उसे सुन सकता था। सू वान ने ये किंगतांग की ओर देखा, जो अभी अभी वहां से गुजरी थी, और उसकी आंखों में एक असामान्य भावना उभर आई। हालांकि उसने अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए जल्दी से नीचे देखा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सौभाग्य से संप्रदाय में प्रवेश भी साधना के लिए ही है। मुझे बाकी चीज़ों की कोई चिंता नहीं है, सू वान ने धीरे से कहा। छोटी बहन सू अब भी बहुत नेका दिल है, लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है ना यून? लड़की अब भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सू वान ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया और उसे आगे बोलने का मौका नहीं दिया। लड़की ने ये किंगतान की तरफ देखा और भौहें चढ़ाते हुए धीरे से बोली, छोटी बहन सू, अगर तुम सच में बड़े भाइयों को पसंद करती हो तो तुम्हें और ज़्यादा पहल करनी होगी, वरना तुम दूसरों को मौका दोगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सुवान के चेहरे पर पीड़ा का भाव था। प्रवेश मूल्यांकन के दौरान ही सुवान पहले से ही सौम्य युनशु पर टूट पड़ी थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की और केवल उसे चुपचाप देख सकती थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस बात ने सुवान को उलझन में डाला वह थी ये किंगतांग। प्रवेश परीक्षा के बाद से ये किंगतांग युनशु के बेहद करीब थे, और अब जब वे संप्रदाय में प्रवेश कर चुके हैं तो ये कहा जा सकता है कि युनशु और ये किंगतांग हमेशा साथ रहते थे। जब वे पाठ सुनते थे तो वे साथ बैठते भी थे, और जब कभी कभार वे ये किंगतांग के साथ नहीं होते थे तो वे अकेले ही साधना में व्यस्त रहते थे। परिणामस्वरूप सुवान को कभी भी उसके करीब आने का मौका नहीं मिला, भले ही वह ऐसा चाहती थी। इसके बजाय ये किंगतांग था जो युनशु के और भी करीब हो गया। ये सब सुवान की आंखों में उतर गया। वरिष्ठ बहन लियू, मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है। मुझे डर है कि वरिष्ठ भाई यून मुझे जानते भी नहीं हैं, सुवान ने कड़वाहट से कहा। सुवान से बात करने वाली लड़की लियू थी। सुवान का इस तरह हार मान लेना देखकर लियू और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। तुम्हारे पास और क्या चारा नहीं है? दूसरों ने तो अपना अभिमान त्याग कर उससे चिपके रहे, और तुम अब भी ऐसे ही देख रहे हो। बड़े भाई यूं नेका दिल हैं, अगर तुम उनके पास जाओगी तो वे तुम्हें कैसे मना कर देंगे? जब लियू ने यह कहा तो उसने जानबूझकर या अनजाने में ये किंगतांग की ओर देखा जो पढ़ रही थी। सुवान ने अपने होंठ भींच लिए। वास्तव में ये किंगतांग और युनशु के बीच घनिष्ठता बाहरी संप्रदाय के नए शिष्यों के बीच पहले से ही व्यापक थी। हर कोई पहले से ही कल्पना नहीं कर सकता था कि ये किंगतांग ने लाल आत्मा की जड़ के साथ प्रवेश परीक्षा पास कर ली है। इसके अलावा लिन टाउन के जिस ये परिवार से वह आई थी, वह कोई प्रसिद्ध परिवार नहीं था। वह बस सुंदर दिखने के साथ पैदा हुई थी, और ऐसा व्यक्ति किसी संप्रदाय में बिल्कुल बेकार था। फिर भी युनशु संयोग से ये किंगतांग के बहुत करीब था। इसके अलावा ये किंगतांग ने युनशु को शी स्पिरिट पिल्स की 2 अतिरिक्त बोतलें दे दी जो उसने पहले अखाड़े में जीती थीं, जिससे कई नए शिष्यों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने केवल यह महसूस किया कि ये किंगतांग ने युनशु को खुश करने के लिए इतनी मेहनत की क्योंकि वह उसकी पीठ पीछे लियू युन परिवार के कबीले के प्रति आकर्षित थी। सुवान चुप रही, ये जानते हुए कि वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। लियू और सुवान कुछ देर बैठने के बाद आखिरकार चले गए। कमरे में सिर्फ ये किंगतांग ही अकेली रह गई थी। वह अपने बिस्तर के कोने में बैठी जुवानलिंग संप्रदाय की बुनियादी तलवारबाजी पर एक किताब पलट रही थी। छोटा बिजली का अजगर उसके आलिंगन से बाहर झांक रहा था और उसकी बाहों में आराम से लेटा हुआ था। सुवान वाकई सीनियर भाइयों में दिलचस्पी रखती है। ये किंगतांग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। हालांकि सुवान और लियू ने अभी अभी बात करते हुए जानबूझकर अपनी आवाज़ कम कर ली थी, फिर भी ये किंगतांग ने सब कुछ सुन लिया। ये किंगतांग अपने और युनशु के बीच की अफवाह को समझाने में बहुत आलसी थी। जिन लोगों की उसे परवाह नहीं थी, उन्हें बातें समझाने में अपनी लार बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? ये केवल समय की बर्बादी थी। तथापि ये किंगतांग को उम्मीद नहीं थी कि सुवान युनशु में दिलचस्पी लेगी, और उसे अब भी यही लगता था कि सुवान पहले भी उसके प्रति उदासीन रही है क्योंकि वह उसकी आत्मा की जड़ को तुच्छ समझती थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से समस्या असल में युनशु में ही थी। तथापि ये किंगतांग की भौहें तन गईं। पिछले जन्म में जब वह जुवानलिंग संप्रदाय में आई थी, तब सुवान और युनशु बहुत पहले ही संप्रदाय में थे। हालांकि उस समय सुवान ने युनशु के साथ कभी ज्यादा बातचीत नहीं की, बल्कि लू शियुवेन के बेहद करीब थी। उनके बीच गुप्त संबंध होने की अफवाहें पूरे बाहरी संप्रदाय में फैल गईं। ऐसा कैसे हुआ कि इस जीवन में सुवान अचानक बदल गया और लू शियुवेन की बजाय युनशु को पसंद करने लगा? ये किंगतांग ने हालांकि इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने इस मामले को फिर से लिख दिया। ये किंगतांग खुद को मजबूत बनाने के लिए हर दिन एक नियमित दिनचर्या के अनुसार लगन से प्रशिक्षण ले रही थी। कभी कभी वह युनशु के साथ कुछ चालें भी खेलती थी, हालांकि वे ज्यादातर संप्रदाय की तलवारबाजी पर केंद्रित होती थीं। इस तरह 2 दिन बीत गए और ये किंगतांग को जुओ कुओ के बारे में कुछ खबर मिली।
उस दिन ये किंगतांग द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद उसे वापस उसके कमरे में ले जाया गया और कहा गया कि उसे अभी भी चक्कर आ रहा था और वह जागा नहीं था। ये किंगतांग अभी भी सोच रही थी कि क्या जो को उठते ही उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। फिर भी अप्रत्याशित रूप से अन्य लोगों ने पाया कि वह उनसे एक कदम आगे है। ये किंगतांग ने अभी अभी अपनी तलवारबाजी का अभ्यास पूरा किया था। जब वह मुख्य द्वार से बाहर निकली तो उसने एक बेफिक्र किन्हुआन को एक पेड़ से टिककर एक छोटी कद काठी वाली महिला शिष्या को छेड़ते हुए देखा। किन्हुआन का चेहरा बहुत सुंदर था और आंखें आड़ू के फूलों जैसी थीं। उसकी मुस्कान इतनी आकर्षक थी कि युवती बुरी तरह शर्मा गई और अपने गालों को सहलाते हुए शर्माकर भाग गई। इससे पहले कि किन्हुआन इस बात पर पछतावा कर पाता कि जिस छोटी बहन पर उसने प्यार किया था वह कैसे बच गई, उसने देखा कि ये किंगतांग उससे कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी और बहुत ही सूक्ष्म नज़र से उसे घूर रही थी। किन्हुआन का चेहरा जम गया। अजीब तरह से गला साफ करते हुए वह आगे बढ़ा और अभिवादन किया, जूनियर सिस्टर ये वरिष्ठ भाई किन। ये किंगतांग हंसी। वह उनसे उस दिन रिवॉर्ड्स पवेलियन में सिर्फ एक बार मिली थी और उसके बाद भी गुयानकियू ने ही उसे मिशन के बारे में बताया था। ऐसा लग रहा था कि किन्हुआन आज यहाँ इसलिए आया था क्योंकि गुयानकियू की टीम व्यवस्थित थी। क्या छोटी बहन ये ने अभी अभी तलवारबाजी का अभ्यास पूरा किया है? आप वाकई बहुत मेहनती हैं, किन्हुआन ने बड़े भाई के लहजे में हंसते हुए कहा। तथापि जब से ये किंगतांग ने उसे 2 महिला शिष्यों के साथ छेड़खानी करते देखा, किन्हुआन की छवि पूरी तरह से बिखर गई। क्या आप वरिष्ठ भाई गू के मिशन के कारण मुझे खोजने आए हैं? ये किंगतांग ने पूछा। किन्हुआन ने सिर हिलाया। छोटी बहन ये वाकई होशियार हैं। बड़े भाई गू ने लोगों के बारे में पहले ही फैसला कर लिया है और कल ही जाने का फैसला कर लिया है। इसलिए वह चाहते थे कि मैं आज ही तुम्हें ढूंढ लूं ताकि तुम एक दूसरे से पहले ही परिचित हो जाओ, क्योंकि भविष्य में हम शिकार में साथी बनेंगे। किन्हुआन मोहक मुस्कान के साथ मुस्कुराया, जबकि उसकी आड़ू जैसी आंखें खूबसूरती से मुस्कुरा रही थीं। मैं वरिष्ठ भाई किन को आगे बढ़ने के लिए परेशान करूंगा, ये किंगतांग ने बिना किसी भावभंगिमा में बदलाव के शांतिपूर्वक उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। क्या उसकी मुस्कुराहट काफ़ी नहीं थी, या फिर लड़कियों को रिझाने की उसकी कला कम हो गई थी? ऐसा कैसे हुआ कि जूनियर सिस्टर ये को उसकी ऐसी फूलदार मुस्कान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई? किन्हुआन उसके मर्दाना करिश्मे पर थोड़ा शक करने से खुद को नहीं रोक सकी। सच कहूं तो ये किंगतांग का रूप रंग बाकियों से अलग था और जुबानलिंग संप्रदाय जैसी जगह में भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। किन्हुआन, जिसने कई लड़कियों को आसानी से पटाया था, स्वाभाविक रूप से ये किंगतांग के साथ भी फ्लर्ट करना चाहता था। फिर भी नतीजा इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता था। उसके पुरुष अहंकार को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या हुआ वरिष्ठ भाई किन? ये किंगतांग ने पराजित किन्हुआन को जानबूझकर हैरान नजरों से देखा। किन्हुआन को होश आया और उसने जल्दी से हार का एहसास भुला दिया। कुछ नहीं, मैं तुम्हें अभी वहां ले चलता हूं। ये किंगतांग के होठों पर मुस्कुराहट आ गई जब उसने देखा कि किन्हुआन की आंखों में उदासी एक पल में गायब हो गई। यद्यपि इस वरिष्ठ भाई के पास कोई सिद्धांत नहीं था, फिर भी वह बहुत प्यारा था। किन्हुआन को अभी भी यह नहीं पता था कि एक वरिष्ठ भाई के रूप में उनकी गरिमा में और राजसी छवि लंबे समय से ये किंगतांग के दिल में प्यारी बन गई थी और उसे टीम के सभा स्थल तक ले आई थी। गुयानकियू पहले से ही वहां काफी देर से खड़ा था और शक्तिशाली आचरण वाले कुछ अन्य बाहरी संप्रदाय के शिष्य उसके बगल में खड़े थे। जब किन्हुआन ये किंगतांग को लेकर आए तो उन कुछ शिष्यों ने बिना कुछ छिपाए ये किंगतांग को ऊपर से नीचे तक शिष्टता से देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।